देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। एक बार कंफर्म करते हाँ हैं। मैम। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने रेशियो स्टार्ट किया था, जहां पर यहाँ मैंने लिख के किया था 12 दिख रहा है मुझे, लेकिन उसके बाद का भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। 13 कर लिया था, 14 कर लिया था, 15 तक कर लिया था, 16 से मैंने होमवर्क दिया था। तो ये एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं क्या क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 16। अच्छा, इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है आनंद अर्न्स 80 इन 7 आवर्स एंड प्रमोद 19 12 आवर्स। रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अगेन रेशियो जो है सेम, रेशियो जो है उनका अर्निंग का बोला है। ठीक है, तो यूनिट तो सेम है, लेकिन जो है स्टैंडर्ड जो है वो सेम नहीं है। स्टैंडर्ड का मतलब, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में, 100 में 30 मिलना और 50 में 30 मिलना एक बात नहीं होता है। अगर हमें कंपेयर करना है तो या तो इसको 100 में ट्रांसफर करना पड़ेगा या तो इसको 50 में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उसी तरह से ये 7 आवर्स का अर्निंग है, ये 12 आवर्स का अर्निंग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोग एक काम करते हैं, या तो दोनों को 7 आवर्स, देखो 3 ऑप्शन है, या तो दोनों को 7 आवर्स में ट्रांसफर कर लो या तो दोनों को 12 में कर लो, लेकिन ये दोनों लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। बेस्ट ये है कि हम लोग अर्निंग को 1 ईयर में ट्रांसफर कर लेते हैं, सॉरी 1 आवर में ट्रांसफर कर लेते हैं। मतलब ₹80 अगर 7 आवर्स में होता है तो 1 आवर्स में अर्निंग कितना होगा, मतलब अर्निंग पर आवर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अर्निंग पर आवर, 1 घंटे में अर्निंग कितना है। तो 2 पर्सन है, एक है आनंद और एक है प्रमोद। ठीक है, तो अर्निंग पर आवर हो जाएगा ₹80/7, आनंद का ₹80/7 और प्रमोद का हो जाएगा ₹90/12। ठीक है, ₹90/12। अब हमें करना है रेशियो। तो रेशियो कैसे होगा? 80/7 is to 90/12, क्योंकि ये दोनों जो है पर आवर में ट्रांसफर हो चुका है। अब हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? एलसीएम। ठीक है, 7, 12 इसका एलसीएम करते हैं। तो ये तो डायरेक्ट एलसीएम तो होगा नहीं, तो 7 into 12, मतलब जब एलसीएम नहीं होता है तब हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 84 हो जाएगा। और 84 को क्या करना है? दोनों जगह पे मल्टीप्लाई कर लेना है। ये हो गया। और 90/12 into 84। ठीक है, तो 84/7 यानी 12 into 80, 960। और ये हो जाएगा 7 into 90, तो ये हो गया 630। अब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, आई थिंक 960/9, नहीं 9 से डिवाइड नहीं होगा, कितने से होगा? 96 is to 63, 3 से हो जाएगा 21। और ये 32, देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन था कि नहीं। 32 और 21, हाँ ऑप्शन ए। तो 16 का ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होना चाहिए था। अगर किया है तुम लोगों ने तो 16 का ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो 17। बोला है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7 is to 10, देयर डिफरेंस इज 105, द नंबर्स आर। तो सिंपल है, हम लोग ये दोनों नंबर्स हमारे ऑप्शंस में आंसर दिए हुए हैं, हम लोग ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं? एक तो देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर का रेशियो इतना हो रहा है कि नहीं, और दोनों का डिफरेंस 305 हो रहा है कि नहीं, सॉरी 105 हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर माइनस करने से देखो 105 तो आ रहा है। अब रेशियो चेक करते हैं, क्या 200 is to 305 इतना होगा? मुझे नहीं लगता इतना होगा, क्योंकि ये 10 है। तो ये देखो, ये 5 से डिविजिबल हो सकता है, 5 से डिविजिबल में 40 हो जाएगा, और 305 से डिवाइड करेंगे तो 61 हो जाएगा। और इसका रेशियो करने से यहाँ पर और किसी से डिवाइड तो ये होगा नहीं, तो 40 और 61 हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, 185 और 290 का हम लोग चेक करके देख सकते हैं रेशियो। ये 29 से डिवाइड होता है कि नहीं, ये देख लेते हैं। 185 नहीं, डिवाइड तो नहीं होता है, 5 से होगा। 185 डिवाइडेड बाई 5 37 होता है, और 290 को डिवाइडेड बाई अगर हम लोग 5 करेंगे तो 58 होता है। फिर आगे ये मुझे नहीं लगता डिविजिबल होगा, होने से भी 10 तो नहीं आने वाला एटलीस्ट। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। फिर ये वाला चेक करते हैं, 245 is to 350। तो यहाँ पर 5 से डिवाइड कर लेते, 245 डिवाइडेड बाई, ये होगा देखो पीछे 10 0 है ना, मुझे लगता है ये हो जाएगा। तो ये अगर 10 से डिवाइड करते हैं
सॉरी 35 से डिवाइड करते हैं ये 10 हो जाएगा, और 245 डिवाइडेड बाई 35 करो 7 हो जाएगा, 7:10। और ये दोनों का डिफरेंस जो है 105 भी होता है, 350 और 245 का डिफरेंस देख लो 105 भी होता है, 105। ठीक है, तो अगर किसी को कैलकुलेट करने में ऐसा लगता है कि मुझे कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं पसंद है, ठीक है कोई बात नहीं, ऑप्शन से ही कितना सारा आंसर हो सकता है, जहां पर कैलकुलेशंस मैंडेटरी है उसका बात अलग है। तो ऑप्शन से हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं ये दो नंबर का रेशियोज ये है कि नहीं, और दूसरा बात ये है कि इन दोनों का डिफरेंस 105 हो रहा है कि नहीं। ठीक है, एक तो ये हो गया ऑप्शन से देख के, लेकिन अगर हम लोग सॉल्व करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं ये नंबर्स देखो, नंबर्स हो जाएंगे 7x और 10x। ठीक है, तो 10x माइनस 7x का वैल्यू बोल रहा है 105, तो 3x इक्वल टू 105, देन x इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाई 3 यानी 35 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर्स कितने हो जाएंगे, 35 इंटू 7, 35 इंटू 10, तो 35 इंटू 10 350, 35 इंटू 7 245 होगा, चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ही हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। अच्छा, फिर 18 का देखो, P, Q and R are three CTs. The ratio of average temperature between P and Q is 11/12, and then P and R is 9:8. The ratio between the average temperature of Q and R. तो तीन CTs है, तीनों CT का रेशियोज बता रखा है। P के साथ Q का रेशियो बताए, मतलब P के साथ Q का टेम्परेचर का कंपैरिजन किया गया है, और P के साथ R का। अभी हमें बोल रहे हैं Q के साथ R का कंपैरिजन का टेम्परेचर बताओ। ठीक है, मतलब रेशियो का मतलब ही हो गया कंपेयर्ड टेम्परेचर हमें बताने के लिए बोला गया है। तो P इज टू Q है 11:12, ये देखो P इज टू Q 11:12, यानी कि P बाई Q ये हो जाता है 11/12, डिवाइड होता है रेशियो। देन यहाँ पर बोला है कि P और R का 9:8, P और R का 9:8, मतलब P बाई R ये हो गया 9/8, लेकिन हम लोग को बोल रहा है कि Q और R का कैलकुलेट करने के लिए, मतलब Q इज टू R कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, Q बाई R। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखो P बाई Q है, हम लोग इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, अगर Q बाई P लिखते हैं तो ये 12/11 हो गया, Q बाई P लिखेंगे तो ये 12/11 हो गया। अगर हम लोग ऐसे करते हैं Q बाई P इंटू P बाई R, ठीक है, अगर ऐसा एक अप्रोच लेते हैं तो हमारे पास Q बाई R ही रह जाएगा। ठीक है, तो Q बाई P कितना होता है 12/11, P बाई R कितना है 9/8। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, तो ये हो गया 12 इंटू 9 108, और ये हो गया 88। ठीक है, 108 और 88 हो गया, तो यहाँ पर कितने से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 54 और ये 44, ये अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 27 और ये 22, तो 27:22 ये हो जाएगा Q इज टू R। ठीक है, Q इज टू R, देखते हैं 27:22 कोई आंसर है कि नहीं। 27:22 यानी ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस उस तरह से नहीं किया, जस्ट हम लोगों ने दिमाग लगाया कि अगर हमें Q और R चाहिए तो क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग Q बाई P इंटू P बाई R करेंगे तो हमें Q बाई R मिल जाएगा, ये देखो ये कैंसिल आउट होता है, तो ये Q बाई R हमें देगा, तो ये मल्टीप्लाई कर लिया कंपाउंड के तरह, तो यहाँ पर आंसर ऑटोमेटिकली आ गया Q बाई R फॉर्म में, तो ये 18 वाला आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, 27:22। ठीक है, कोई कोई कैलकुलेट करते हुए ना कभी कभी गलत कर देता है, इसीलिए देखो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर आंसर 22 और 27 भी दे रखा है, 22:27, लेकिन हम लोग का आंसर आएगा 27:22, क्योंकि Q बाई R निकल के आया और हमें Q इज टू R ही पूछा था, R इज टू Q नहीं पूछा था। अच्छा, अब ये 19 वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 के तरह है, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पर एमसीक्यू में तुम लोग वैल्यूज को डायरेक्ट मान के करोगे, तुम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने का जरूरत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 4 है। ठीक है, और हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमें दे रखा है रेशियो फॉर्म में, ये इज टू ये वाला वैल्यू, एक्स का वैल्यू हम लोग 3 मानेंगे, 3 स्क्वायर इंटू 4 प्लस 4, सॉरी 4 नहीं, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 3 है, 3 इंटू 4 स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 क्यूब
प्लस 4 क्यूब। तो देखते हैं कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36, प्लस ये हो गया 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 ये हो जाता है 48, और ये नीचे 27 64, तो ये हो गया 84, और 27 प्लस 64, तो ये हो जाता है 91। अच्छा, अब ये 7 से आई थिंक डिवाइड हो जाएगा 13, और ये 7 से डिवाइड करने से 12, ठीक है, तो 12:13, ये देखो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि ये सॉल्व हमें करके दिखाना नहीं होता है, ये हमारा रफ वर्क होगा तभी ये चलेगा, लेकिन मैथमेटिकली जैसे मैंने बोला था कि उसमें हमें वैल्यूज को कैलकुलेट इस तरह से हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, वो गलत अप्रोच होता है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा काम, क्योंकि हमें तो एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन बी, 19 का ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। जस्ट वैल्यू पुट करके कैलकुलेट ही करना है और कुछ नहीं। 19 का ऑप्शन बी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं 20। इसमें क्या बोला है, P एंड Q इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर Q माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा अगर P इज टू Q ये सब डुप्लीकेट रेशियो है ऑफ दिस रेशियो। मतलब अब ये पढ़ के समझना पड़ेगा, ये ओरिजिनल रेशियो है, ठीक है, और ये सब डुप्लीकेट रेशियो है, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें बोल रहा है इफ दिस इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस वन। ठीक है, तो ओरिजिनल रेशियो ये वाला है। अब सबसे पहले हमें ये एक बार याद कर लेना चाहिए कि सब डुप्लीकेट रेशियो कैसा होता है। सब डुप्लीकेट रेशियो हमारा स्क्वायर, मतलब अगर ओरिजिनल रेशियो, हम क्वेश्चन का नंबर लिख लेते हैं 20, अगर ओरिजिनल रेशियो अगर ए इज टू बी था, तो उसका सब डुप्लीकेट क्या हो रहा था, सब डुप्लीकेट हो रहा था रूट ओवर ऑफ ए इज टू रूट ओवर ऑफ बी। एक बार कॉपी में चेक करो, जरूर दिखेगा, रूट ओवर ऑफ ए इज टू रूट ओवर ऑफ बी, ये हो रहा था। अब इसके रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन दिया है कि पी इज टू क्यू इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ पी माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ओरिजिनल रेशियो है पी माइनस एक्स स्क्वायर इज टू, यहाँ पर दे रखा है क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा होल स्क्वायर नहीं है, p माइनस एक्स स्क्वायर इज टू क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे दे रखा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, और p इज टू क्यू जो है वो सब डुप्लीकेट रेशियो है, ये ओरिजिनल रेशियो ये सब डुप्लीकेट रेशियो। अब हमें पता है ओरिजिनल रेशियो को रूट करने से सब डुप्लीकेट रेशियो आता है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि p माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और q माइनस एक्स स्क्वायर का रूट किया गया होगा, तभी जाके p बाई क्यू आया होगा। ठीक है, क्योंकि हमें बोला है कि ओरिजिनल रेशियो का सब डुप्लीकेट का रूल्स ये होता है कि ओरिजिनल रेशियो का रूट कर दो, सब डुप्लीकेट मिल जाएगा। यानी ये ओरिजिनल रेशियो है, इसका रूट करेंगे तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो मिलेगा, और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हमें इसे ट्रांसफर कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में बोला था कि एक्स स्क्वायर कितना है ये बता दो। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जैसे एक्स का वैल्यू निकालते हैं ना उस तरह से बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा p माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई p बाई क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, p माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो है रूट हट जाता है स्क्वायर होने पे, और ये p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस तो जरूर करना पड़ेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्यू स्क्वायर इंटू p माइनस एक्स स्क्वायर और p स्क्वायर इंटू क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया क्यू स्क्वायर p माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो गया p स्क्वायर क्यू माइनस p स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे, x को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, पूरे x के वैल्यू को, तो ये इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये माइनस था इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, p स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये जैसा था वैसा ही है, क्योंकि हम लोग इसको इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, ये कांस्टेंट है, तो ये है p क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बाकी इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये जैसा है वैसा लिखेंगे p स्क्वायर क्यू
और ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर पी, ठीक है। अब इसमें से देखो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते, क्या बचा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से पी क्यू कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो पी है, यहाँ पर एक क्यू है, और यहाँ पर दो क्यू है एक पी है। इसका मतलब यही होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है बेसिकली डिवाइड करना। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में पी क्यू अवेलेबल है। तो हम लोगों ने अगर पहले वाले से पी और क्यू को ले लिया, मतलब पी क्यू से डिवाइड किया बेसिकली, तो यहाँ पर था दो पी यानी पी इंटू पी और क्यू था। यहाँ से अगर पी क्यू ले लिया, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड होता है, तो बचेगा पी, ठीक है, बचेगा पी। इस तरह से किया जाता है। और चेक करके कैसे देखेंगे, ये देखो, ये मल्टीप्लाई करने से पी स्क्वायर क्यू ही आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोगों ने सही कॉमन लिया है। माइनस माइनस साइन है, माइनस लिखेंगे। यहाँ दो क्यू है तो डिवाइडेड बाई पी क्यू होगा, तो पी पी कैंसिल, क्यू क्यू कैंसिल, बचेगा क्या, क्यू बचेगा। अब एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। और ये क्या है, ये है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। एक फॉर्मूला तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, ये देखो, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ये कुछ फॉर्मूला हमें रेशियो, प्रोपोर्शन और इंडिसेस में काम आएंगे, ठीक है। तो ये छोटा छोटा फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा करते करते ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। इतना ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा। ये हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो देखोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम लोग को कॉपी में लिखना जरूरी है, लिखने से याद हो जाता है, ठीक है। तो ये डिवाइडेड बाई हम लोग लिख लेते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, पी क्यू पी माइनस क्यू, ठीक है, और नीचे हो गया पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। अब ये देखो, पी माइनस क्यू हो गया कैंसिल, तो बचा पी क्यू बाई पी प्लस क्यू। ये हम लोग का आंसर होगा, पी क्यू बाई पी प्लस क्यू, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। ये इतना सारा स्टेप्स का जरूरत भी नहीं होता है, क्योंकि अगर समझने में दिक्कत हो इसलिए मैंने इतना सारा स्टेप अलग अलग करके दिखाया। जैसे कि देखो, ये स्टेप जंप करके हम लोग ये कर सकते हैं, तो अगर किसी से होता है स्टेप जंप करके कर सकते हो। ऐसा इतना सारा दिखाना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पहला बात है, कोई देखेगा ही नहीं क्या किस तरह से सॉल्व हुआ है, आंसर ही मेन रहेगा, क्योंकि हाँ एक रफ शीट रहेगा वहां पर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रफ में कुछ किया नहीं तो फिर कैसे सॉल्व किया होगा, फिर तो गलत मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, इतना ज्यादा स्टेप्स का जरूरत नहीं होता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम हो किसी को भी कैलकुलेट करने में, इसीलिए मैंने इतना डिटेल्स में एक बार बता दिया कि कैसे करके मल्टीप्लीकेशन वगैरह हो रहा है। तो तुम लोग कॉपी में लेकिन करो, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। अच्छा, अब देखो 21 में क्या बोला है, 2s:3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस पी 3t माइनस पी। अब ये क्या है, ये डुप्लीकेट रेशियो है, सब डुप्लीकेट नहीं, ये डुप्लीकेट रेशियो है इस रेशियो का। और डुप्लीकेट का हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर a:b एक ओरिजिनल रेशियो है, उसका डुप्लीकेट उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट रेशियो है, ये ओरिजिनल रेशियो है। तो ओरिजिनल रेशियो का स्क्वायर होता है डुप्लीकेट रेशियो, मतलब 2s माइनस पी, ये ओरिजिनल रेशियो है, 2s माइनस पी और डिवाइडेड बाई 3t माइनस पी, डिवाइडेड बाई 3t माइनस पी, ठीक है, 3t माइनस पी। ये हो गया ओरिजिनल रेशियो। और इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें मिलेगा डुप्लीकेट रेशियो, जो कि 2s बाई 3t है। तो जस्ट लाइक ऐसे ऐसे लिख के भी तुम लोग कर सकते हो, ये देखो, ऐसे भी लिख के कर सकते हो। ओरिजिनल ओरिजिनल अगर a:b होता है तो उसका डुप्लीकेट होता है a² और क्वेश्चन के हिसाब से ओरिजिनल अगर 2s माइनस पी इज टू 3t माइनस पी है, ठीक है, तो उसका डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, 2s माइनस पी का होल स्क्वायर, 3t माइनस पी का होल स्क्वायर। और इन्होंने बोला है कि ये सॉल्व करके इनको ये मिला है। अब हमें पूछा क्या गया है, पूछ रहा है कि देन बोल के ये ऑप्शंस दिया है, मतलब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें से कौन सा मतलब सोल्यूशन का एंड कैसा होगा, क्या ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, मतलब फॉर्मेट क्या आ जाएगा, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। तो देखो कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पर पहला बात है, यहाँ पर अगेन थोड़ा सा फॉर्मूला हमें जरूरत है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा हमें याद करना पड़ेगा, ये वाला। और एक फॉर्मूला इसके पहले मैंने बताया, a² माइनस b² का, ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर a का मतलब 2s हो गया और b का मतलब p हो जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट होगा, a का स्क्वायर मतलब 2s का होल स्क्वायर यानी 4s²
स्क्वायर 2s का होल स्क्वायर, ये यहाँ के हिसाब से तो 4s स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब 2s और b का मतलब p, मतलब 4sp, ठीक है 4sp प्लस होता है फॉर्मूले के हिसाब से b स्क्वायर, b मतलब p है तो p का स्क्वायर, ठीक है। तो ये डायरेक्टली मैंने लिखा और यहाँ पर समझा भी दिया, अगर प्रॉब्लम है तो ऐसे करके लिख सकते हो अलग से अपने लिए। यहाँ पर ये वाला हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर ए और बी क्या क्या हो जाएगा, ये ए है ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो 3t का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब 3t, ये ए और ये बी, और बी का मतलब p प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये लिख लेते हैं, देखो 9t स्क्वायर माइनस 6tp प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 2s बाई 3t। तो इतना हमें पता होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में, नहीं तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3t इंटू 4s स्क्वायर माइनस 4sp, गुड आफ्टरनून शुभजीत, गुड आफ्टरनून मैम। प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 2s 9t स्क्वायर माइनस 6tp प्लस p स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, कुछ नहीं, जस्ट मल्टीप्लीकेशन करो। कैसे, इसके साथ ये, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। तो देखो कैसे मल्टीप्लीकेशन होगा, अगर कोई भूल गए हो तो देखो कैसे होता है। 3 इंटू 4 पहले हो गया 12, ठीक है, और t और s था तो ts स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस साइन था, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब इम्प्लाइड की प्लस है, प्लस माइनस में मल्टीप्लीकेशन में माइनस होता है। 4 इंटू 3 12 STP, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, देखो ABC लिखो, BCA लिखो या CAB लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोग चाहो तो TSP भी लिख सकते हो, मैंने STP लिख दिया, लिखते हुए मैंने STP ही लिख डाला। तो ये प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस प्लस में मल्टीप्लीकेशन में प्लस होता है, ठीक है। प्लस और प्लस, प्लस हो गया 3 और यहाँ वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 है तो 3 हो गया और TP स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन सेम इसी तरीके से होगा। तो पहले यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू 9 18 एस और टी, तो एस टी स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस था, यहाँ भी प्लस था तो साइन प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था तो साइन माइनस। 6 इंटू 2 12 एस टी पी, ठीक है, एस टी पी, और ये प्लस और यहाँ प्लस था, प्लस प्लस में प्लस 2 एस पी स्क्वायर, ठीक है, 2sp स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ -12 STP है, यहाँ भी -12 STP है, तो ये अगर इधर आएगा तो ये कैंसिल आउट होकर 0 होगा, तो हम लोग दोनों साइड से ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये प्लस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अच्छा बचता क्या है, यहाँ पर 12TS स्क्वायर प्लस 3TP स्क्वायर, और यहाँ पर 18ST स्क्वायर प्लस 2SP स्क्वायर। अब हम लोग एक काम करते हैं, पी स्क्वायर वाले टर्म को एक जगह रखते हैं और टीएस वाले को एक जगह रखते हैं ताकि हम लोग कॉमन ले पाए। 3TP स्क्वायर और इधर ट्रांसफर कर दिया मैंने 2SP स्क्वायर को, और साइन के इधर उधर होने से, इक्वल के इधर उधर होने से साइन चेंज होता है, तो प्लस है तो माइनस हो गया। इधर जो है लिख लो 18ST स्क्वायर और इसको इधर ट्रांसफर कर दो -12TS स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, पी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 3t माइनस 2s, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसके पास एस टी स्क्वायर है, इसके पास टी एस स्क्वायर है, तो कॉमन क्या है, दोनों में एस और टी है, तो एस और टी कॉमन ले लिया, यहाँ पर 18 लिख लेते हैं। अच्छा वैल्यूज भी कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ 18 है यहाँ 12 है, तो ये 3 से डिविजिबल दोनों ही है, तो अगर हम लोग 3 कॉमन लेते हैं 3 ले या फिर कितना ले, 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। देखो 6 लेने से यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, क्योंकि 18ST स्क्वायर को हम डिवाइड करते हैं 6ST से, तो SS कैलकुलेट हो गया, यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर एक T बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 बचेगा, 3T हो जाएगा माइनस, यहाँ पर देखो अगेन S और T से डिवाइड, ये डिवाइड होता है कॉमन का मतलब, तो ये हो गया 2 और यहाँ पर हो जाएगा S,
ठीक है, 2s हो जाएगा। अब p स्क्वायर का मतलब 6st डिवाइडेड बाई 3t माइनस 2s और होल डिवाइडेड बाई 3t माइनस 2s। तो ये हो गया 6ast, ठीक है, 6st, यानी ये आंसर ये वाला ऑप्शन ए हम लोग का जो है आंसर होगा। तो कुछ क्वेश्चन तुम लोग का ऐसा मिलेगा, एटलीस्ट इस चैप्टर में हम बता देते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम, जहां पर हमें फॉर्मूले का जरूरत होगा। लेकिन बाकी जो चैप्टर्स है उसमें हमेशा फॉर्मूले का जरूरत हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो तुम लोग एमसीक्यूज ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो जिनको फॉर्मूला याद रहता है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनको नहीं है कोशिश करो याद करने का। अगर नहीं होते, मतलब ये मुझे बोलना नहीं चाहिए नहीं है, तो और भी बहुत सारे चैप्टर है, ये बाद में ऑप्शन हम लोग अवेल करेंगे कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फॉर्मूला थोड़ा बहुत तो हमें याद रखना ही चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं तो काम आएगा। तो ये देखो यहाँ हो गया ऑप्शन ए आंसर, ठीक है। अब 22 में देखो P बाई क्यू है 2:3, x:y है 4:5, वैल्यू इसका पूछ रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने लास्ट दिन बताया था। तो 5, P का मतलब है 2, ठीक है, और x का मतलब है 4, ये हो गया, प्लस 3, Q का मतलब है 3 और y का मतलब है 5, डिवाइडेड बाय 10, P का मतलब है हम लोग का 2, ठीक है, और x का मतलब है, कितना हो जाएगा, x का मतलब ये 4, ठीक है, प्लस यहाँ पर है 4, q का मतलब हो जाएगा 3 और y का मतलब हो गया 5। अब कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया 5 इंटू 2 10 इंटू 4 40 और ये हो जाएगा 15 इंटू 3 45, ठीक है, 45 हो गया। अच्छा, यहाँ पर हो गया 20 इंटू 4 80 प्लस ये हो गया 60, तो यहाँ पर टोटल हो गया 85 और यहाँ पर हो जाएगा 80 प्लस 60, तो ये हो गया 140। ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 140 डिवाइडेड बाई 5 ये हो गया 28 और ये 5 से डिवाइड करने से ये हो जाता है 17। तो 17:28 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, 17:28 यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला देखो, द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म ऑफ द रेशियो 19:31 रिड्यूसिंग इट टू 1:4। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है कि कोई एक नंबर है, द नंबर, कोई एक नंबर है विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म ऑफ द रेशियो, ये रेशियो से अगर वो नंबर माइनस किया जाता है तो रेशियो ये बन जाता है, ये बताया गया है, ठीक है। तो ये नंबर्स, इसको हमें सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। नंबर्स मान लेते हैं 19x और 31x, ठीक है, तो ये हम करके दिखाते कैसे होगा। 23 का यहाँ पर एक नंबर ऐसा है बोल रहा है जो अगर डिवाइड हो जाता है ईच टर्म ऑफ द रेशियो 19 और 31, तो 19:31 ये रेशियो एक गिवन है, ठीक है। कोई एक नंबर है, ठीक है, कोई एक नंबर है जो अगर इससे माइनस होता है तो रेशियो जो है, वो रेशियो जो है ट्रांसफर हो जाता है किसमें, 1:4 में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा मैं पूछ रहा है। तो ये मान लो 19 और 31, ठीक है, यहां से अगर हम लोग कोई नंबर माइनस करते हैं, नंबर जो है हम लोग मान लेते हैं कि नंबर है x, ठीक है, नंबर है x, माइनस कर देते हैं, ईच टर्म से माइनस होना चाहिए, तो ये रिड्यूस होके 1/4 हो जाएगा। और बोला है कि रेशियो के ईच टर्म से, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड, ये देखो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच ऑफ द टर्म ऑफ द रेशियो, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, या फिर एंटीसीडेंट और क्या बोलते हैं उसे, एंटीसीडेंट और क्या बोलते हैं, सब्सिक्वेंट, ठीक है। तो अगर माइनस करते हैं तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो आप, x का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि लेट द नंबर x, ठीक है, वो नंबर x है जिसको माइनस करने से ये कंडीशन हो सकता है। तो ये हो गया 4 × 19, 76 माइनस 4x, 31 माइनस x, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, प्लस x कर दिया मैंने, 31 माइनस 76, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया -3x और 31 माइनस 76 हो जाएगा -45, क्योंकि माइनस बड़ा है, 76 ज्यादा है तो माइनस होगा आंसर, ठीक है। ये साइन कैसे लिखा जाता है, ये प्लस है ये माइनस है,
प्लस वाला वैल्यू कम है, माइनस वाला वैल्यू ज्यादा है, तो माइनस ही लिखना पड़ेगा यहाँ पर, यही रूल्स होता है। माइनस डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 15, ठीक है, ये 15 हो गया, मतलब 15 नंबर है जो अगर माइनस करते हैं तो रेशियो इतना हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए। तुम लोग आंसर को चेक भी कर सकते हो, देखो 15 को मैम लेस करो। हाँ, 2 साइडेड माइनस केटे दीते पड़ी ना। केटा था, तो काटा ही हाँ। तो है। 19 से अगर 15 लेस करते हैं तो कितना हो जाएगा 4, और 31 से अगर हम लोग 15 लेस करते हैं तो देखो 16 हो गया, और इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो 1/4 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब 15 हम लोग का सही ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, और एक बात भी था, इसको हम लोग बिना सॉल्व किए भी कर सकते थे, अगर तुम लोग पहले 15 ऑप्शन ले लेते तो तुम लोग का ये आंसर आ ही जाता, ठीक है, बाकी में नहीं आता, क्योंकि 5 लेस करने से ये 14 आएगा, और 31 से 5 लेस करने से 26 आएगा, ठीक है। और ये 7:13 होगा, 1:4 नहीं होगा, तो तुम लोग ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो, जिनको थोड़ा सा कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम लगता है, ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाएगा, क्योंकि बोला था कि ईच टर्म, मतलब एक एक टर्म से वो नंबर माइनस होने चाहिए। अगर पहला आंसर हम लोग 15 ले लेते और ये ऐसे लिख लेते तो हम लोग का डायरेक्टली आंसर आ जाता 1:4, ठीक है। तो सॉल्व करना इस क्वेश्चन में भी मैंडेटरी नहीं हुआ, देखो, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 24। daily earning of two persons are in the ratio 4:5 and their daily expenses are in the ratio 7:9. If each saves 50 per day, their daily earning are। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एक मतलब सॉल्व्ड जगह पे देखा था, जहां पर ऊपर इलास्ट्रेशंस था, ये तो एक्सरसाइज है, लेकिन इसको हम लोग ऑप्शन के साथ भी कर सकते हैं। कैसे? बोल रहा है कि हमें डेली अर्निंग का ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन में पूछा है कि इनका डेली अर्निंग क्या है, इनका अर्निंग का रेशियो बता दिया है, ठीक है, और पूछा है डेली अर्निंग क्या है, और इनका एक्सपेंसेस का रेशियो बताए, सेविंग्स का रेशियो बताए। मतलब ये अगर अर्निंग का ऑप्शंस है तो हमारा रेशियो इससे 4:5 होना चाहिए, इससे देखो 4:5 हो रहा है, इससे 5:4 हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन कंफर्म गलत है। लेकिन इससे भी ना 4:5 हो रहा है, मतलब ये दोनों में हमारा कंफ्यूजन हो सकता है कि ए आंसर दे कि सी आंसर दे, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 4:5 हो रहा है, इसमें भी 4:5 हो रहा है, तो हमारे पास दूसरा और एक ऑप्शन है, ये तो कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि इससे रेशियो 5:4 बनता है, ना कि 4:5 बन रहा है। और ये अर्निंग का ही ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि आंसर में तो अर्निंग पूछा है। अब बोल रहा है उनका एक्सपेंसेस का रेशियो है 7:9, सेविंग्स है 50, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो, गुड आफ्टरनून साहिल। गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा, देखो, यहाँ पर हम लोग ऑप्शन ऑप्शन से कर सकते हैं। हम लोग पहले देखेंगे, अगर इनका अर्निंग इतना है, ठीक है, और ये सेविंग्स इतना करते हैं, तो एक्सपेंसेस कितना करते होंगे। हमें पता है कि अर्निंग से अगर किसी कोई भी पर्सन अपने अर्निंग से अपने एक्सपेंसेस को हटा देता है, अगर उसके बाद भी उसके पास कुछ रहता है, वही उसका सेविंग्स होता है। इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं हुआ, ये तो नॉर्मल कंसेप्ट है। अगर हम 100 रुपए अर्न करते हैं और 20 रुपए का खर्चा करते हैं, तो 80 रुपए मेरा सेविंग्स होगा, ये तो नॉर्मल बात है। अब हमें क्वेश्चन में बता दिया है कि अर्निंग कितना है। अगर हम लोग ऑप्शन ए या सी लेके चलते हैं, अगर ऑप्शन ए लेते हैं, ठीक है, ये होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर किसी का 40 रुपीज अर्निंग है, तो क्या वो 50 रुपीज सेव कर सकता है? नहीं। देखो, जिनको ऑप्शन से करना है ना, उनको बहुत ज्यादा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। मतलब ऑप्शन से कर रहे हो तो इतना अच्छे से ऑप्शन को समझना पड़ेगा कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। अगर किसी का 40 रुपीज का डेली का अर्निंग है, वो 50 रुपीज सेविंग्स कर ही नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाना चाहिए। ये भी कट हो गया। अब या तो सी होगा या तो नन ऑफ दिस होगा। इसका कंफर्मेशन कर लो कि सी होगा कि नहीं होगा। अगर 40 रुपीज का अर्निंग है और सेविंग्स जो है वो 50 रुपीज का है, इसका मतलब एक्सपेंसेस कितने का हो जाएगा? देन एक्सपेंसेस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 350 रुपीज का, पहले वाले पर्सन का। दूसरे वाले पर्सन का एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा? 500 इनका अर्निंग है, ठीक है, और सेविंग्स इनका 50 है, तो इसका मतलब ये 450 रुपीज एक्सपेंस करते हैं, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करके कैसे कंफर्म कर रहे हैं हम? ये दोनों हो गया एक्सपेंस। अब एक्सपेंसेस का रेशियो कितना हो जाएगा? अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं कितने से,
5 से कर लेते 350 और ये हो गया 5, मतलब 7 कर लेते, 0 0 हटा देते, ये हो गया 9। ठीक है, 7:9। ये देखो 7:9 इनका क्या हो गया, डेली का एक्सपेंसेस का रेशियो हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि कोई 40 रुपीज अर्न करेगा तो 50 रुपीज वो सेव कर ही नहीं सकता, और ये भी डेली अर्निंग का जो है क्वांटिटी दे रखा है, ये डेली सेविंग्स का, ईच सेव्स 50 पर डे। तो अगर 50 रुपीज अर्न करता है, 50 कहाँ से सेव करेगा, 40 रुपीज अर्न करता है तो 40 कहाँ से सेव करेगा, ये भी ऑप्शन उस हिसाब से नहीं होने वाला। या फिर तुम लोग रेशियो के हिसाब से देखो, किसी भी तरह से सोच के देख सकते हो। ठीक है, या तो ये ऑप्शन होना चाहिए या तो ये, दोनों तो पहले ही हमारा कट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर अर्निंग इतना कम है तो सेविंग्स कैसे होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, इसका मतलब सी। ठीक है, कंफर्म ऑप्शन ये वाला हमारा सी हो जाएगा, कि सी हम लोग का सही आंसर है। अच्छा, अब 25, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन, दो ट्रेन का स्पीड का रेशियो बता दिया, 7:8। इफ द सेकेंड ट्रेन रन 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। बोल रहे हैं कि पहला ट्रेन 5 घंटे में 400 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अगर ये रेशियो बना हुआ है स्पीड का, तो इतना तो कंफर्म है कि ये पर आवर का दे रखा है, दोनों का पर आवर का दे रखा होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का बेस इक्वल करना पड़ेगा। तो एक ट्रेन, ये देखो पहला वाला ट्रेन 7 और दूसरा वाला ट्रेन का स्पीड का रेशियो है 8, 7:8 है। ठीक है, अब हमें बोला है कि फर्स्ट ट्रेन जो है, सेकेंड ट्रेन वो 5 घंटे में 400 किलोमीटर जाता है। अगर 5 घंटे में 400 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 80। ठीक है, 80 किलोमीटर जाएगा। अब अगर ये 80 है, ठीक है, ये 80 है, तो इसका मतलब रेशियो 7:8 होने के लिए ये 70 होना चाहिए। ठीक है, 1 घंटे में 70, तो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा। एक तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, दूसरा दूसरा और एक तरीका भी है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि ट्रेन का स्पीड का रेशियो 7x और 8x है, देन 8x इक्वल टू, ये 1 घंटे का है। ठीक है, 8x इक्वल टू 80, देन x इक्वल टू हो जाएगा 80/8 यानी कि 10। तो 7 × 10 यानी कि 70 पर किलोमीटर बोला है ना, तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पर किलोमीटर बोला है तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये कभी भी 5 घंटे का रेशियो नहीं बना हुआ होगा, रेशियो हमेशा सेम मेजरमेंट में होता है, तो ये ऑब्वियसली पर आवर का ही बना हुआ होगा। तो एक एक घंटे का रेशियो अगर 7:8 है और 5 घंटे में अगर 400 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटे में 80, तो ये रेशियो अगर 80, यानी ये 8 कैसे बना होगा, इधर 80 लिखा हुआ होगा तो इधर 70 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये 70 पर किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी अगर ऑप्शंस देखते हो ना तो भी कुछ ना कुछ समझ में आएगा, क्योंकि अगर 7:8 है तो ये 50-10 होना थोड़ा सा मुश्किल नहीं लगता है 8 के साथ। ठीक है, ये भी अगर थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्ट्रांग हो तो ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, अदरवाइज देखो ये ऑप्शंस दो तो मैंने बताया, दोनों में से जो भी ठीक लगे उस हिसाब से कर सकते हो। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग का रेशियो जो है वो कंप्लीट हुआ, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन था जो मैंने नहीं बताया था, वो एक क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 3 वाला, हम लोगों ने एग्जाम्पल 2 तक पूरा किया था, एग्जाम्पल 3 नहीं बताया था, ये बता देते हैं। देखो बोल रहा है कि फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द total wages of the worker of a factory be increased or decreased if there be a reduction in the number of worker in the ratio 15:11 and an increment in their wages 22:25। ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। देखो बोल रहा है कि पहले वेजेस, वेजेस का मतलब क्या होता है पता है, जो वर्कर को पेमेंट किया जाता है। ठीक है, वेजेस का टोटल वेजेस ऑफ ए वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में जो भी पर्सन्स काम करते हैं उनको जो वेजेस दिया जाता है वो वेजेस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है इफ देयर बी ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर इन द रेशियो 15:11। बोल रहा है कि अगर वर्कर का नंबर ऑफ वर्कर, अगर लोग कम हो जाएंगे तो पेमेंट भी कम करना पड़ेगा। बोल रहा है कि रिडक्शन हो रहा है वर्कर का 15:11 में और इंक्रीमेंट हुआ है वेजेस में 22:25। हमें बोल रहा है कि कौन से रेशियो में वर्कर बढ़ा है कि घटा है, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें ये गिवन दे रखा है कि वर्कर कम हो रहे हैं, वर्कर कम हो रहा है कौन से रेशियो में,
15:11 में, ठीक है। और वेजेस जो है वो बढ़ा है, ठीक है, वेजेस जो है वो बढ़ा है 22:25 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है कि कौन से रेशियो में टोटल वेजेस जो है बढ़ा कि घटा। टोटल वेजेस और इसमें फर्क क्या है, टोटल वेजेस और ये वेजेस में, ये भी टोटल वेजेस ही है। टोटल वेजेस का मतलब है कि जितने लोग काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर इनटू वेजेस पर वर्कर, ठीक है। जैसे मान लो हम लोगों ने बोला कि हमारे पास 10 लोग काम करते हैं, हम लोग एक एक पर्सन को 100 रुपए करके देंगे, तो हमारा टोटल खर्चा हो जाएगा 1000 रुपीज, ठीक है। मान लो एक दिन का 100 रुपए देंगे तो 10 लोगों को 1000 रुपए देंगे, इसको बोला जाता है टोटल वेजेस। हमें यही पूछा है कि टोटल वेजेस अल्टीमेटली कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है, और वो कौन से रेशियो में हुआ है वो हमें कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। और हमें दो रेशियोज गिवन है, एक है कि फैक्ट्री में वेजेस जो दिया जाता है वो 22:25 में बढ़ गया है, इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस, और वर्कर जो है वो कम हो गए हैं, नंबर ऑफ वर्कर जो काम कर रहे हैं वो कम हो गए हैं, कौन से रेशियो में, 15:11 में, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो यहाँ पर बताया है कि एक्स बी द ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर, मतलब टोटल एक्स वर्कर काम कर रहे हैं, एक्स जो है ये नंबर ऑफ वर्कर है, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर काम कर रहे हैं, और वाई रुपीज वाई ये जो है ये है वेजेस पर वर्कर, ठीक है। एक वर्कर को हम लोग वाई रुपीज देते हैं, जैसे कि मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया था कि हमारे पास 10 लोग हैं और हम लोग उन्हें 100 रुपए करके देते हैं, यानी टोटल वेजेस 1000 हो जाएगा, ठीक है। ये है वेजेस पर वर्कर, तो टोटल वेजेस कितना हो जाएगा, टोटल वेजेस हो जाएगा एक्स इंटू रुपीज वाई, ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो रुपीज क्या हो जाएगा, एक्स वाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने से तो रुपीज में ही आएगा कि हम लोगों को कितना पेमेंट करना पड़ रहा है। तो कोई भी चेंजेस, कोई भी किसी तरह का भी चेंजेस, मतलब वेजेस में जो है नंबर ऑफ वर्कर का रिडक्शन हो या फिर वेजेस का इंक्रीमेंट हो, मतलब ये सारे कंडीशन ऑकर्ड होने के पहले टोटल वेजेस इतना दिया जाता था, ठीक है। अब अगर रिडक्शन हुआ है वर्कर का, ठीक है, तो अभी कितने वर्कर काम कर रहा है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। लास्ट दिन एक क्वेश्चन तुम लोगों ने किया था कि रौनक का वेट इतना था, ठीक है, फिर मैंने बोला था ना कि कैसे करके कैलकुलेट करना है, ओरिजिनल जो है वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करना है। तो वहां पर हम लोगों ने देखो एक फॉर्मूला लिखा था, हम दिखाते हैं तुम लोग को, इसीलिए मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है, लिख के रखना चाहिए। ये देखो यहाँ पर मैंने, इफ ए क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन रेशियो ए इज टू बी, देन न्यू क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी क्या होगा, बी इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, बी इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाई ए। अब देखो यहाँ पर बोला है रिडक्शन हुआ है नंबर ऑफ वर्कर का 15:11 में, मतलब अभी कितने वर्कर है, अभी कितने वर्कर है, ओरिजिनल वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी, बी मतलब यहाँ पर ये वाला हो गया, ये ए हो गया, बी इंटू क्या हो जाएगा, बी इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाई ए, डिवाइडेड बाई ए। तो बी एक्स बाई 15, ये क्या निकल के आया, ये रिडक्शन, वर्कर रिडक्शन होने के बाद ये वैल्यूज निकल के आया। तो इतना जो भी मैंने समझाया पहले लिख लेते हैं, देखो पहले इतना हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर पूरा करने से नहीं समझ में आएगा। एग्जाम्पल 30, 3 है, 3 है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री, ठीक है, किसी भी तरह के चेंजेस के पहले इस फैक्ट्री में एक वर्कर काम कर रहे थे, ठीक है, और वेजेस पर वर्कर जो कि गिवन, मतलब दिया जा रहा था वो था रुपीज वाई पर वर्कर, एक एक वर्कर को इतना दिया जा रहा था। तो टोटल इस फैक्ट्री का कितना वेजेस लग रहा था, मतलब टोटल पेमेंट कितना हो रहा था टुवर्ड्स लेबर। तो ये हो जाएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल वेजेस हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वर्कर है और सभी को रुपीज वाई पर वर्कर को दिया जा रहा है, तो इसका मतलब टोटल रुपीज एक्स वाई दिया जाता है, वर्कर को रुपीज टोटल एक्स वाई दिया जाता है बिफोर एनी चेंजेस, ठीक है। अब चेंजेस स्टार्ट हुआ कि नंबर ऑफ वर्कर कम हो गए, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर कम हो गए, तो अभी कितने वर्कर है, तो आफ्टर रिडक्शन इन नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर, नाउ द वर्कर इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में वर्कर का जो है
नंबर ऑफ वर्कर कम हो गए हैं क्योंकि रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन का रेशियो बोला है 15:11, ठीक है। तो अभी कितने वर्कर है ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए देखो मैंने तुम लोग को बोला ये वाला फॉर्मूला तुम लोग को अप्लाई करना है। इफ ए क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन रेशियो ऑफ A:B, अब रेशियो A:B यहाँ पर 15:11, तो न्यू क्वांटिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू क्वांटिटी इक्वल टू B इंटू ओरिजिनल डिवाइडेड बाई A। तो न्यू क्वांटिटी इक्वल टू B इंटू ओरिजिनल डिवाइडेड बाई A। तो ये हो गया न्यू क्वांटिटी इक्वल टू बी इंटू ओरिजिनल, तो बी कितना है 11, 11 इंटू ओरिजिनल कितने वर्कर थे एक्स, ठीक है, बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ए, यानी कि 15। तो वर्कर इन फैक्ट्री, नाउ द नंबर ऑफ वर्कर, नाउ द नंबर ऑफ वर्कर इन ए फैक्ट्री 11x/15, अभी इतने लोग हैं, ठीक है। और भी कुछ एक रिडक्शन हुआ है, नहीं अभी इंक्रीमेंट हुआ है, वेजेस का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो आफ्टर increment in wages, now the wages is, wages इज, ठीक है। अभी कितना वेजेस देना पड़ेगा, वेजेस इंक्रीमेंट हुआ है, तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला सीख रखा है कि कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज अगर कोई पर्टिकुलर रेशियो में हो रहा है तो हमें क्या करना है, बी इंटू ओरिजिनल। तो यहाँ पर बी कितना है 25, तो हम लोग लिखेंगे 25 इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी, जो कितना था ओरिजिनल क्वांटिटी था ₹y पर वर्कर, डिवाइडेड बाई ए यानी 22 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एक एक वर्कर को, नाउ द वेजेस पर वर्कर, यहां पर लिखो वेजेस पर वर्कर इज, ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीमेंट देखो बोला है इन देयर वेजेस, ठीक है, मतलब वेजेस का जो पेमेंट का सिस्टम है उसमें इंक्रीमेंट बताया है। तो 25y डिवाइडेड बाई ₹20 डिवाइडेड बाई 22, ठीक है। तो अभी इतना इतना जो है इतना रुपीस पर वर्कर करके दिया जाता है, इतना रुपीस पर वर्कर करके दिया जाता है, और इतने सारे वर्कर है, तो अभी टोटल वेजेस कितना होगा, तो ये देखो नाउ टोटल वेजेस इज, ठीक है। अभी टोटल वेजेस कितना होगा, तो अभी फैक्ट्री में टोटल इतने लोग काम कर रहे हैं 11x डिवाइडेड बाई 15, ठीक है, 11x डिवाइडेड बाई 15, और हर एक पर्सन को इतना पेमेंट जाएगा एक एक जन को, तो 25y/22, ठीक है, 25y/22, ठीक है। तो टोटल वेजेस कितना हो जाएगा, ये हमारा रुपीज में आ जाएगा। तो 11 इंटू 25, 11 इंटू 25, तो ये हो गया 275 XY डिवाइडेड बाई 15 इंटू 22, तो ये हो गया 330, ये पेमेंट जाएगा, ठीक है, ये पेमेंट जाएगा। अब इसको चाहो तो इसको शॉर्टकट कर सकते हैं, मतलब डिवाइडेड बाई 5 कर लो, नहीं 11 से हो जाएगा, 275 डिवाइडेड बाई 11 करके देखो, 275 डिवाइडेड बाई 11 करो, देखो 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30, और ये अगेन 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5XY डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। ये क्या हो गया पता है, ये अभी फैक्ट्री को टोटल इतना पेमेंट करना पड़ता है, जितने भी लोग हैं उनको हमें पूछा है, फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर इन ए फैक्ट्री बी इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो अभी इतना देना पड़ रहा है, और पहले कितना देना पड़ रहा था, पहले देना पड़ रहा था XY रुपीज, ठीक है। तो अभी इनका रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो पहले के हिसाब से पहले देना पड़ रहा था ₹XY, अभी देना पड़ रहा है ₹5XY डिवाइडेड बाई 6। अब इसको हमें रेशियो में ट्रांसफर करना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 और 6 का एलसीएम अगर करोगे तो 1 और 6 का एलसीएम करने पे हम लोगों का 6 ही आएगा, ठीक है। अब ये XY डिवाइडेड बाई 1 इंटू 6, और 5XY ये रुपीज रुपीज हट जाएगा, ठीक है, इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 6XY, और ये हो गया 5XY, क्योंकि 6 और 6 कैंसिल, तो 6:5 हो जाएगा, XY भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 6:5 में टोटल वेजेस जो है वो हमारा चेंज हुआ है, ठीक है। और वेजेस देखो डिक्रीज ही हुआ है, कैसे पता चलेगा डिक्रीज हुआ है, ये तो रेशियो तो निकाल लिए, डिक्रीज हुआ है कैसे पता चलेगा, पहले हम लोग दे रहे थे XY रुपीज, ठीक है, अब हम लोग दे रहे हैं, मतलब अगर XY को हटा दो, पहले हम लोग 1 रुपया दे रहे थे, XY मतलब 1 रुपया दे रहे थे, अब यहाँ से XY हटा दो तो हम लोग 5/6 रुपीज दे रहे हैं, तो 5/6 का मतलब होता है 0.833, और पहले 1 रुपीज जा रहा था, इसका मतलब डिक्रीज हुआ है, इसका भी तो
कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि ये डिक्रीज ही क्यों है, क्योंकि पहले हम लोग 1 रुपीज दे रहे थे टोटल में, अब एक्स वाई यहाँ से हटाओ 5/6 बचता है जिसका वैल्यू 0.833 है, मतलब पहले के मुकाबले अभी हमारा वेजेस कम हुआ है, ठीक है। इसीलिए बोला है देखो द रिक्वायर्ड रेशियो इन विच द टोटल वेजेस डिक्रीज, तो ये बोलेंगे द रेशियो इन विच टोटल वेजेस डिक्रीज्ड 6:5, ये डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है, पहले के मुकाबले अभी डिक्रीज हुआ है। तो ये वाला बता दिया, थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन इसलिए मैंने लास्ट में ही बताया इसको। तो रेशियोज हमारा लगभग यहाँ पर हो जाता है और हमें रेशियोज का भी कुछ नहीं करना पड़ेगा एटलीस्ट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोपोर्शन, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग करते हैं प्रोपोर्शन में देखो क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि बेसिकली अगर हम लोग जैसे मान लो यहाँ पर जैसे बोला है देखो कि द इनकम ऑफ ए man is increased in the given ratio and if the increase in his income is given then to find out his new income in a proportion problem is used। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर किसी पर्सन का इनकम पहले से इंक्रीज कैसे हो रहा है वो अगर हमें किसी रेशियो में दे रखा है, ठीक है, और हमें इंक्रीज इनकम कितना हुआ है वो भी बता दिया है, तो अगर हमें उसका न्यू इनकम फाइंड आउट करना है तो हम लोग प्रोपोर्शन प्रॉब्लम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन को यूज कर सकते हैं। प्रोपोर्शन का मतलब बेसिकली बोल सकते हो कि इक्वल, ठीक है, अगर दो रेशियोज इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे वो प्रोपोर्शन में है। जैसे कि मान लो कि A:B अगर इक्वल C:D है तो ये जो इक्वलिटी है ना, ये जो इक्वलिटी है दो रेशियो का, इसी को बोला जाता है प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन को जेटा के बांग्लाते बोले समानुपात, मतलब इक्वल, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल, मतलब यहां भी जितना है ये भी उतना ही है, मतलब 2:3, और ये हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शन 2:3 ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा कि इक्वल है, दो रेशियोज इक्वल है। फिर देखो यहाँ पर बोला है अगेन इफ द एज ऑफ 2 men आर इन द गिवन रेशियो एंड इफ द एज ऑफ 1 man इज गिवन वी कैन फाइंड आउट द एज ऑफ अदर मैन बाय प्रोपोर्शन। तो हम लोग अगर दो पर्सन का एज का रेशियो दे रखा है और एक पर्सन का एज दे रखा है तो हम लोग प्रोपोर्शन को यूज करके उसका एज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब एप्लीकेशंस बता रहा है, लेकिन बेसिकली प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वलिटी, है ना, एंड इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो। प्रोपोर्शन का मतलब ही होता है समान, इक्वल, तो इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। Four quantities A, B, C, D are said to be in proportion if A is to B equal to C is to D। हाँ, अब प्रोपोर्शन को कैसे लिखा जाता है, प्रोपोर्शन के लिए हम लोग ऐसे दो डॉट डॉट यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे, या फिर इक्वल भी यूज कर सकते हो, मतलब ये भी होता है, तो बता दिया। कहीं पर अगर ऐसे मिले जैसे कि A:B, ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन टू, इसको रीड ही किया जाता है प्रोपोर्शन टू C:D। A:B इज इन प्रोपोर्शन विथ C:D, मतलब A:B का जो वैल्यू है C:D का भी वही वैल्यू है इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं A/B इक्वल टू C/D या फिर A/B प्रोपोर्शन टू C/D, ठीक है। ये तो लिखने का तरीका है, जैसा लिखा हुआ रहेगा वैसे, बस हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या साइंस यूज होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर देखो ABCD को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे, ठीक है। और क्या क्या टर्म्स का नाम होता है जैसे हम लोगों ने रेशियो में देखा तो यहाँ पर भी देखेंगे। तो प्रोपोर्शन क्या हो गया, अगर A:B इक्वल C:D है तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शन, इसी को बोलेंगे प्रोपोर्शन, क्योंकि दो रेशियोज इक्वल है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शन का मतलब ही हो जाएगा इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज। अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोग टर्म्स का नाम देखेंगे कि प्रोपोर्शन में टर्म्स को क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। तो A:B, C:D, ये सभी को हम लोग टर्म बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक क्या है, ये भी एक टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। पहला बात है ये सारे के सारे टर्म है, लेकिन टर्म का अलग अलग नाम क्या है, बोल रहे हैं कि
ए बी सी एंड डी आर कॉल्ड इट्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म। तो एक इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड टर्म, ये हो जाएगा थर्ड टर्म, ये हो जाएगा फोर्थ टर्म। इसके अलावा भी इसका कुछ नाम है, जैसे कि फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ इसका अलग नाम है एक, ठीक है, क्या नाम है, ए और ये डी, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म। क्यों? क्योंकि देखो दोनों एकदम कोने में है, ठीक है, ये इधर है ये इधर है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम लेफ्ट। जैसे मान लो एक बेंच में तीन फ्रेंड बैठे हुए, ठीक है, तीन फ्रेंड अगर बैठे हुए हैं तो ये दोनों एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट में है। उसी तरह से रेशियोज में भी इसे बोला जाता है एक्सट्रीम टर्म, ठीक है, एक्सट्रीम टर्म, ये दोनों को बोलेंगे। तो एक्सट्रीम टर्म कौन कौन सा हो गया, प्रोपोर्शन में फर्स्ट एंड जो फोर्थ है, ये दोनों टर्म मिला के होता है एक्सट्रीम टर्म्स, ठीक है, और या फिर उसे एक्सट्रीम भी बोला जाता है, एक्सट्रीम्स, ठीक है। अच्छा, और सेकंड और थर्ड क्योंकि वो मिडिल में है, देखो सेकंड और थर्ड ये दोनों, देखो ये दोनों मिडिल में है, ये वाला सेकंड और थर्ड ये दोनों मिडिल में है, इसको हम लोग मिडिल टर्म भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग मीन टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है, मीन टर्म या मिडिल टर्म बोल सकते हैं, मीन्स बोला जाता है, मीन्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये नाम हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, नहीं तो एमसीक्यूज में नहीं आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर ए बी सी डी अगर ये रेशियोज में है और एज वेल एज प्रोपोर्शन में भी है, देन डी इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो डी का और एक नाम भी है, डी को क्या बोला जाता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल भी बोला जाता है। अगर ये प्रोपोर्शन में ये तो दिख रहा है, तो डी को हम लोग क्या बोलेंगे, डी को हम लोग बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अलग अलग नाम बता दिया मैंने। और देखो अब हमारा एक रूल्स होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब देखो अब हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। अब ऐसे होने से इक्वल के इधर और उधर डेटा होने से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ए डी इक्वल टू क्या हो गया, बी सी, ठीक है। ए और डी क्या है, ए और डी है एक्सट्रीम टर्म, तो हम लोग बोल सकते हैं इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स भी बोला जाता है सिर्फ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स मतलब मिडिल टर्म, अभी बताया, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये देखो ये एक फॉर्मूला कर रखा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। बट ये तो कोई फॉर्मूला नहीं हुआ, ये नॉर्मल बात है। अगर हम लोग इसको इक्वल में ऐसे डिवाइड फॉर्मेट में लिखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन इजीली कर सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन में हमारा क्या निकल के आया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इंटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। इससे हमारा बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है, और इस मेथड को, ये जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, ये पता है हम बोलते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, और इसका एक्चुअली नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ये जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया ना, ये जो रूल्स फॉलो होके होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ये पता है तुम लोग को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर क्रॉस प्रोडक्ट रूल बोला जाता है, ठीक है। अब क्या बोला है, थ्री क्वांटिटीज अगर ए बी सी सेम काइंड का है in same units are said to be in continuous proportion if a is to b equal to b is to c। अच्छा, क्या बोल रहा है देखो, अगर a है b है c है, ठीक है, तीन क्वांटिटीज है, ठीक है, और वो कैसा है, a is to b इक्वल टू b is to c, अगर ऐसा फॉर्मेट में है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। क्यों ऐसे बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, ये देखो ए बी अगेन बी सी है ना, और इसको अगर हम लोग ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स में देखते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये बन के आएगा, ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो ये सब तो मल्टीप्लाई करने से तुम लोग को समझ में आएगा। मेन ये देखना है कि अगर चार की जगह तीन वैल्यूज को हमें प्रोपोर्शन में दिखाना है तो वो हम लोग कैसे दिखाएंगे, ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी, और इसे बोलेंगे कंटिन्यूअस। क्यों, ए बी बी सी कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, मतलब ए बी हुआ फिर बी से स्टार्ट हुआ, दैट्स वाई कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। अब क्या बोल रहा है, ए बी सी आर इन, नहीं ये वाला, अच्छा यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन बी इज कॉल्ड द, अच्छा इसका नाम भी है वो भी बता देते हैं। अच्छा, ये कंटिन्यूअस के बाद यहाँ पर बोल रहा है मिडिल टर्म बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल, ये जो बी है इसको हम लोग बोलते हैं मीन। ये तो मीन है ही, मिडिल में है ना, ये वैल्यू मिडिल में है तो मीन है या मिडिल है, इसे हम लोग बोलते हैं मीन
प्रोपोर्शनल, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल। जैसे अगर ए बी सी डी है देन डी इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल, वैसे ही बी मिडिल में है तो इसे हम लोग बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल, और उसके साथ साथ ए को बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सी को थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। ए को बोलेंगे फर्स्ट, ए को बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, वो तो दिख ही रहा है, ए क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल है। बी को मिडिल या मीन, सी को थर्ड। इस तरह से होगा, सी को थर्ड प्रोपोर्शनल बोलेंगे। अच्छा, अब मीन प्रोपोर्शनल को हम लोग और एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी को हम लोग बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं, ये भी एक्चुअली क्या होता है, हेल्प हो जाता है। एज ए फॉर्मूला सोचोगे तो फॉर्मूला ही लगेगा, बाकी देखो लॉजिकली ये कैलकुलेट करने से ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला ही है, बोल सकते हो फॉर्मूले के लिए दे रखा है, ताकि जब क्वेश्चन करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये फॉर्मूला मत सोचो, तुम लोग खुद भी इसे बना सकते हो, अगर भूल जाते हो इसको रटने कोई जरूरत नहीं है। ए बी सी अगर प्रोपोर्शन में है तो ए बी और बी सी होगा, तो इससे कैलकुलेट करके खुद ब खुद पता कर पाओगे, बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी होता है। फिर क्या बोल रहा है, व्हेन थ्री और मोर नंबर्स आर सो रिलेटेड दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकेंड, अगर तीन नंबर्स या उससे ज्यादा नंबर्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड है तो रेशियोज कैसे होगा, फर्स्ट टू सेकेंड, द रेशियो ऑफ द सेकेंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ एटसेट्रा आर ऑल इक्वल। मतलब मान लो एक्स वाई जेड, या फिर ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, पी क्यू आर एस टी डॉट डॉट, अगर थ्री या उससे ज्यादा नंबर जो है वो दिए हुए हैं और वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो प्रोपोर्शन कैसे बनेगा, रेशियोज कैसे बनेगा, पी बाई क्यू ये एक रेशियो बनेगा, क्यू बाई आर ये एक रेशियो बनेगा, फर्स्ट टू सेकेंड, ये देखो फर्स्ट टू सेकेंड, द रेशियो ऑफ द सेकेंड टू थर्ड मतलब क्यू बाई आर, फिर रेशियो ऑफ द थर्ड टू फोर्थ मतलब आर बाई एस, एंड सो ऑन आर ऑल इक्वल। इक्वल का मतलब ऐसे, इक्वल का मतलब वही किया हुआ है, देखो एक्स बाई वाई, वाई बाई जेड, जेड बाई डब्ल्यू, इन्होंने एक्स वाई जेड डब्ल्यू लिया है, मैंने पी क्यू आर एस टी से समझाया, ठीक है। तो पी बाई क्यू इक्वल टू क्यू, क्यू बाई आर इक्वल टू आर बाई एस, इस तरह से होगा। और इसे बोला जाता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इस तरह के पैटर्न को बोला जाता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है, x y z w p and q are in continued proportion if a ratio is equal to the reciprocal of the other then the either of them is in inverse or reciprocal proportion of other। मतलब क्या बोल रहा है, देखो 5/4 is in inverse proportion of 4/5 and vice versa, बोल रहा है कि 5/4 ये इनवर्स प्रोपोर्शन है 4/5 का, बिल्कुल देखो 4/5, 4/5, ठीक है, इसका इनवर्स क्या होता है, 5/4 होता है। तो 5/4 इज 4 इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ 4/5, ठीक है। तो 5/4 जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ 4/5 है, 4/5 का इनवर्स ये होगा। अब इसके साथ 5/4 का प्रोपोर्शन हो जाएगा, शायद थोड़ा सा नहीं समझ में आया, हम बता रहे फिर से एक बार देखो, बोल रहा है कि 5/4 जो है वो इज, अब ये अलग से पढ़ो, इन इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ 4/5। तो 4/5 का इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, 4/5 का इनवर्स प्रोपोर्शन होगा 5/4। अब बोल रहा है कि ये दोनों प्रोपोर्शन हुआ 5/4 और इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ 4/5, ये दोनों प्रोपोर्शन में होंगे, क्योंकि इसका इनवर्स प्रोपोर्शन 5/4 और हम लोग के पास पहले से 5/4 है, और ये दोनों इक्वल होगा तभी तो प्रोपोर्शन होगा। वही चीज बोल रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन इफ ए रेशियो इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, अगर कोई एक रेशियो उसके रेसिप्रोकल रेशियो के साथ इक्वल है, जैसे कि ये एक रेशियो है 5:4, ये इक्वल है इस रेशियो के रेसिप्रोकल रेशियो से, इसका रेसिप्रोकल 4:5 का रेसिप्रोकल 5:4, ठीक है, वही चीज बोल रहा है। देन द आइदर ऑफ देम इज इन इनवर्स, ठीक है, और ये एक दूसरे के फिर क्या हो जाते हैं, इनवर्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे 4/5 का इनवर्स हो जाएगा ये वाला 5/4, ये चीज बोल रहा है, ठीक है। तो अगर कोई रेशियो किसी दूसरे रेशियो के साथ इक्वल तब होता है अगर उसे इनवर्स कर दिया जाता है, मतलब सीधा सा बात है 4/5 ये एक रेशियो है, इसका इनवर्स हो गया 5/4, ठीक है। और अगर हमारे पास पहले से ही 5/4 एक रेशियो है तो ये दोनों इक्वल होगा, वही चीज बोल रहा है, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है? In a ratio A is to B, both the quantities must be of the same kind, while in proportion A is to B, C is to D, all other four quantities need not be the same type. मतलब जैसे रेशियो तभी हो सकता है अगर हमारा सेम काइंड हो, ठीक है, रेशियो तभी हो सकता है अगर सेम काइंड हो, लेकिन यहाँ पर जैसे A इज टू बी इक्वल मान लो C इज टू D है, तो ये सेम काइंड होना चाहिए और ये सेम काइंड होना चाहिए, ठीक है, और ये चारों ही सेम काइंड हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। ऑल फोर आर ऑफ सेम काइंड इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, ये चारों ही सेम हो ये जरूरी नहीं है, इंडिविजुअली प्रोपोर्शनल अमाउंट सेम होना चाहिए, प्रोपोर्शन सॉरी रेशियो का अमाउंट सेम होना चाहिए, जैसे ए इज टू बी सेम काइंड ऑफ रेशियो में होना चाहिए और सी इज टू डी सेम काइंड ऑफ रेशियो में होना चाहिए, लेकिन चार जो है वो सेम काइंड हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखो, 6 क्यों इज टू मैम? 8। हाँ बोलो, क्यों बोल रहे हो? मैम क्यों नहीं होना चाहिए? यस। देखो क्यों नहीं होना चाहिए, जैसे देखो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि अगर जैसे मान लो यहाँ पर हम लोगों ने रेशियोज कैलकुलेट करना है, जैसे मान लो हम लोग रेशियो कैलकुलेट करते हैं एक क्लास में, मान लो बॉयज और गर्ल्स का रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मान लो बॉयज है 10 और गर्ल्स है मान लो 12, ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ पर ये रेशियो क्या बन जाएगा, ये बन गया 5:6, ठीक है, 5:6, यानी कि ये क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियोज बन गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि क्लास में हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि उनका वेट क्या है, ठीक है, उनका वेट क्या है, तो हम लोगों ने देखा कि बॉयज का वेट जो है वो मान लो है हम लोग का 50 किलो और गर्ल्स का जो है वो है 45 किलो, ठीक है। अब यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, इसको कुछ अलग करते हैं, ये 5 ये 10 से डिवाइड होना चाहिए, यहाँ पर 60 कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं 60, ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो क्या हो गया 5:6, यानी ये दोनों प्रोपोर्शन हो गया, प्रोपोर्शन का मतलब अगर दो रेशियोज इक्वल है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि हमें रेशियोज इक्वल करने हैं, सोचो हमें रेशियोज इक्वल करने हैं, हमें ये नहीं बोलना है कि क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू नंबर ऑफ जो गर्ल्स या बॉयज का वेट, ये हम लोग नहीं कर रहे, ठीक है, यहाँ पर तो किलो में है, ये है 50 किलो और ये है 60 किलो, ठीक है, इससे निकल के आता है 5/6, और यहाँ पर है 10, ये क्या है, ये है नंबर, और ये क्या है 12, ये भी क्या है नंबर, और नंबर नंबर कैंसिल होके यहाँ पर आ जाता है 5/6, ठीक है। तो ये हम लोगों ने रेशियोज कैलकुलेट किया, रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, हम लोगों ने कंपेयर किया कि 10 लड़के हैं तो उसके मुकाबले 12 लड़कियां क्लास में है, और यहाँ पर ये कंपेयर किया कि अगर गर्ल्स बॉयज का वेट 50 किलो होता है तो गर्ल्स का वेट उसके हिसाब से 60 किलो होता है, जस्ट एक एग्जाम्पल है 60 किलो होता है, ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो 5:6 निकल के आया। अगर दो रेशियो इक्वल होता है तो वो प्रोपोर्शन में होता है, तो ये रेशियो जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स क्लास में हम लोगों ने देखा, और यहाँ पर देखा कि वेट का रेशियोज हम लोगों ने देखा, ठीक है, अगर दो रेशियो इक्वल है चाहे वो किसी हिसाब से भी रेशियो क्यों ना बने हुए हो वो हमें प्रोपोर्शन बोला जाता है, ठीक है, अगर दो रेशियोज इक्वल है तो हम लोग उसे प्रोपोर्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है कि अगर ये दोनों इक्वल है तो वो प्रोपोर्शन में है, तो प्रोपोर्शन में होने के लिए ये नंबर है तो ये भी नंबर होना पड़ेगा, ये किलो है तो ये भी किलो होना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी दो रेशियोज अगर एक दूसरे के साथ बराबर है तो वो प्रोपोर्शन में है, लेकिन रेशियो तो कंपैरिजन होता है, तो कंपैरिजन करने के लिए ये कंपैरिजन नहीं कर रहे कि नंबर ऑफ बॉयज के साथ वेट का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, दो अलग अलग चीजों का कंपैरिजन हो रखा है जो कि वैल्यूज एक है जिसको प्रोपोर्शन बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि ये दोनों सेम काइंड में हो ये जरूरी है, बट ये दोनों सेम काइंड में, ये चारों सेम काइंड में हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब मान लो हम लोग दूसरे किसी क्लास का नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का रेशियोज निकाल रहे हैं, मान लो ये वेट के जगह मैंने दूसरे किसी क्लास का, मान लो ये क्लास 10 का है ये क्लास 11 का है, ठीक है, 11 में भी मान लो 50 बॉयज है और 60 गर्ल्स है तो रेशियो 5:6 आ गया, तो ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, ठीक है, अगर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी सेम काइंड हो चारों तो भी चलेगा नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन इंडिविजुअली रेशियो सेम काइंड होना चाहिए क्योंकि रेशियोज कंपैरिजन बताता है, प्रोपोर्शन कंपैरिजन नहीं बताता है, प्रोपोर्शन बताता है कि नंबर ऑफ रेशियोज इक्वल है कि नहीं। बोलो समझ में आया क्यों ऐसा होता है?
यस मैम। इसीलिए इसीलिए बोला जाता है, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हो तो भी चलेगा। इसीलिए बोला है जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी ऑफ सेम टाइप, इसीलिए बोला है। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, 6:8। देखो अब ये रुपीज में है, ये हम लोगों का क्या है, रुपीज में कंपेयर हो रहा है। अब देखो यहाँ पर 12 टॉफीज 6 टॉफीज, ये प्रोपोर्शन में होगा। क्यों होगा, 6 रुपए और 8 रुपए का कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब मान लो यहाँ पर पूरा तो नहीं बोला, किसी के पास 6 रुपया है, किसी के पास 8 रुपया है, दो फ्रेंड का मान लो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो एक हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एक के पास 8 रुपए है, दूसरे के पास 6 रुपया है, ठीक है। तो उनका रेशियोस क्या हो जाएगा, 3:4। मतलब 8 रुपए के मुकाबले 6 रुपए है, या 6 के हिसाब से 8 है, ऐसा बोल सकते हैं। अब ये तो हो गया रुपए का कंपैरिजन। अब यहाँ पर मान लो एक फ्रेंड के पास 12 टॉफीज है और दूसरे के पास 16 टॉफीज है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 से करके देखो, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 4, ठीक है। अब ये भी 3:4, ये भी 3:4, तो दो रेशियोज हो गए एक दूसरे के साथ बराबर, तो ये प्रोपोर्शन में है। लेकिन ये किस चीज का रेशियो है, ये रुपीज का रेशियो है। ये कंपैरिजन बता रहा है कि किसके पास कितना पैसा है, ये कंपैरिजन बता रहा है कि किसके पास कितने टॉफीज है, ठीक है। तो ये एक्चुअली रेशियो यूनिट फ्री होता है। क्यों यूनिट फ्री होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा रुपीज रुपीज कैंसिल आउट होता है, अगर जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं इस तरह से, ये भी यूनिट फ्री होता है, 3 और 4, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टॉफीज का कंपैरिजन था, ये कंपैरिजन था रुपीज का, ठीक है। और ये कोई कंपैरिजन नहीं है, ये इक्वलिटी है, क्योंकि यहाँ भी 3 4 आया, यहाँ भी 3 4 आया। हियर फर्स्ट टू क्वांटिटीज आर ऑफ सेम काइंड एंड लास्ट टू आर ऑफ सेम काइंड, ठीक है। लेकिन अगर हमें बोले कि 6 रुपए के साथ 12 टॉफी का रेशियो कर दो, अगर हमें बोले कि 6 रुपीज के साथ 12 टॉफीज का रेशियो कर दो, ये कभी भी नहीं कर पाएंगे, ये इम्पॉसिबल है, ये गलत है। वैसे तो कर सकते हो, 6 लिख दिया, इधर 12 लिख दिया, लेकिन सोच के देखो, यहाँ रुपीज है, यहाँ 12 है, सॉरी यहाँ पर नंबर है, ठीक है। तो ये कैसे कंपेयर हो सकता है, ये हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो ये कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये 6 रुपए है जहां की ये 12 नंबर ऑफ टॉफीज है, तो कंपैरिजन तो पॉसिबल नहीं है। 6 रुपए के साथ इसको कैसे कंपेयर कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इस तरह से नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि रेशियोज जो है वो सेम काइंड में होने चाहिए। लेकिन प्रोपोर्शन का ऐसा नीड नहीं है, क्योंकि प्रोपोर्शन हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज का इक्वलिटी बताता है। अच्छा अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया है, द नंबर्स 2:4, 3:2, 1:5 एंड 2 आर इन प्रोपोर्शन बिकॉज these numbers satisfy the property the product of extreme equal to product of mean। बोल रहे हैं ये सारे नंबर्स जो है ना, ये प्रोपोर्शन में ही है। कैसे इनको पता चला, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन को सेटिस्फाई करता है। अब इतना फॉर्मूला याद रखने का क्या जरूरत है, अगर 4 नंबर प्रोपोर्शन में है ऐसा हमें बताया जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं 2:4:3:2 प्रोपोर्शन इक्वल दे दो या प्रोपोर्शन का साइन दे दो, 1:5:2 ये होना चाहिए। तो 2/4 इंटू सॉरी डिवाइड 3.2 इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करो, 2:4:2 इक्वल टू 1.5 इंटू 3.2, ये होना चाहिए। अब ये दोनों साइड अगर इक्वल वैल्यू हमें मिल जाता है, ये हो गया 4.8 और 1.5 इंटू 3.2, तो ये हो गया 48 आ रहा है, ये 48 आ गया। और ये 4 पॉइंट आ रहा है 2.4, अच्छा ये 1.5 और 3.2 है, अच्छा अच्छा मैंने 15 लिख दिया, 4.8 ही आ रहा है, ठीक है 4.8 आ रहा है। तो ये इक्वल है। इसके अलावा भी और एक तरीका है चेक करने का, कैसे कर सकते हैं, ये एक तो ऐसे कर सकते हैं, दूसरा और एक तरीका है कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। ये इसको लिखो 24/10, पता है पॉइंट हटाने का तरीका, पॉइंट हटने से 1 लिखना पड़ता है और पॉइंट के बाद जितने भी वैल्यूज होते हैं उतना जीरो लग जाता है। इस टू 32 पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के लिए एक 1 और पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट रहेगा उसके लिए उतने सारे जीरो, ठीक है। अब यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, हटा दो, ये हो गया 24 और ये हो गया 32, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी सेम तरीके से कर सकते हैं, 15/10 और ये 2 हो गया। अब इसमें देखो दोनों नीचे 10 नहीं है, तो 10 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब इसका एलसीएम करना पड़ेगा, तो 15/10 इंटू 10, 2/10 2/1 इंटू 10, ठीक है 2/1 इंटू 10। तो ये 10 कैंसिल, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 3 15, 5 4 20, ठीक है। और ये 24 यहाँ पर देखो 24 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 12,
16 और 3:4 ऐसे भी चेक कर सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा। ऐसे भी चेक कर सकते हो, टाइम लगेगा। तो ये हो गया। या फिर और एक तरीका है, 2.4 डिवाइडेड बाई 3.2 करो सीधा सीधा, तो ये हो गया 0.75। और 1.5 डिवाइडेड बाई 2 करो तो ये भी उतना ही होगा। 1.5 डिवाइडेड बाई 2 करो तो ये भी 0.75 होगा। तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये प्रोपोर्शन में है। ये सबसे सिंपल तरीका है चेक करने का, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा याद होना चाहिए ताकि तुम लोग हर जगह पे ये सारी चीजों को अप्लाई कर पाओ। यहाँ हालांकि हो जा रहा है बहुत ही इजी तरीके से, लेकिन हम लोग को एमसीएम वगैरह भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसीलिए मैंने पूरा ही एक बार बता दिया। तो एग्जाम्पल 1 हम लोगों ने देखा। फिर एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू निकालो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन क्या है, 10/3 है, ये प्रोपोर्शन की जगह हम इक्वल साइन यूज कर रहे हैं। 5/2 है, तो एक्स कैलकुलेट करने बोला है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब हो गया 10/3 डिवाइडेड बाई एक्स, और ये हो गया 5/2 होल डिवाइडेड बाई 5/4। इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 10/3 एक्स के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और ये रिवर्स हो जाता है, 1/x हो जाएगा। और ये 5/2 इंटू 4/5 हो गया, ठीक है। अब 5 कैंसिल, ये 2 आ गया। तो 10/3 एक्स इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 6x इक्वल टू 10, देन x इक्वल टू 10/6, तो 5/3, ठीक है। ये हो गया 5/3। तो मैंने थोड़ा सा इलाबोरेट फॉर्म में दिखाया है, बाकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो डायरेक्टली ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, x इंटू 5/2, ठीक है। वो करते करते ना जैसे दिमाग में आता है हम कर देते हैं, लेकिन हाँ तुम लोग कोशिश करो जितना जल्दी हो। ऐसे हो गया, इसमें ज्यादा जल्दी होगा ये वाला, यहाँ ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। फिर x इक्वल टू 10/3 इंटू 5/4, और ये इधर आ जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। 5 कैंसिल, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, तो 5/3 आ जाएगा। ये जल्दी होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब लेंदी प्रोसेस, इसको छोड़ो, ये ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये और भी जल्दी होगा। तो जो जल्दी होगा वही हमें करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि तुम लोग का एमसीक्यूज के लिए तो टाइम कम होता है ना, वो 3 आवर्स जो है वो रिटर्न के लिए होता है, एमसीक्यूज के लिए तो 2 आवर्स होता है 100 मार्क्स के लिए, तो टाइम बचाना पड़ता है। तो जिसमें जल्दी होगा तुम लोग को वही अप्रोच लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये करोगे तो जल्दी होगा। बाकी क्या होता है ना, करते करते स्टार्ट कर लेते हैं, तो जो दिमाग में आता है कर लेते हो, तो फिर उसी से कर लो, नहीं तो बाद में बार बार लिखने से क्या होगा, टाइम जाएगा। तो यहाँ पर 5/3 आ गया। अब बोल रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है। ये तीन देखो वैल्यूज दे रखा है, कैसे दे रखा है क्वेश्चन में, 2/3 कॉमा 3/7 कॉमा 4, तीन वैल्यूज कॉमा कॉमा दे के दे रखे हैं। ये जैसे ए मान लो, ये बी और ये सी, तो ये तीन प्रोपोर्शन है। तो बोल रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, मतलब डी। फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब डी। हम लोग मान लेते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शन एक्स है, तो कैसे कैलकुलेट होगा, अगर ये पहला तीन प्रोपोर्शन है तो पहले दो से रेशियो और आखिरी दो से रेशियो बनना चाहिए। तो हम लोग ऐसे करेंगे, देखो यहाँ पर पहला रेशियो, पहला वैल्यू है 2/3, ठीक है। तो 2/3 इज टू 3/7 इक्वल टू, अगर ऐसा होता है ए बी सी, ऐसा अगर तीन प्रोपोर्शन है और हमें फोर्थ प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ए बी और सी और डी, तो ये हो जाएगा 4:x। जो लास्ट वाला है फोर्थ प्रोपोर्शन हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2/3 होल डिवाइडेड बाई 3/7 इक्वल टू 4/x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2/3 इंटू एक्स, 4 इंटू 3/7, ठीक है। तो x इक्वल टू 4 इंटू 3/7 इंटू 3/2, इसमें जल्दी कैलकुलेशन होगा, इंटू 3/2, तो ये हो गया 2। तो ये वैल्यूज आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3 इंटू 339, ये कुछ गलत हो गया लग रहा है, 4 इंटू 3/7, 18। हाँ ठीक है, 18/7 ही होगा। अच्छा मुझे लगा कुछ गलत हो गया, नहीं ठीक है, 18/7 ही हो रहा है। 3 3 9 होता है ना, हम 3 इंटू 3 6 कर रहे हैं, तब से 6 इंटू 2 12 कर रहे, फिर देख रहे हैं यहाँ 18 है। अच्छा ठीक है, तो ये हमें फोर्थ प्रोपोर्शन बोला था, तो फोर्थ प्रोपोर्शन हम लोगों ने एक्स मान लिया, पहले का दो ए बी और ये सी डी, इस फॉर्मेट में फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा था, तो उस तरह से कैलकुलेशन हो गया 18/7।
7 हो गया। अब बोला है यहाँ से देखो थर्ड प्रोपोर्शन टू, ये किलो और ये किलो दे रखा है, थर्ड प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने के लिए बोला है। मतलब अगर ये ए है तो थर्ड वाला मिसिंग है, यानी बी मिसिंग है, ये सी है, ठीक है। हमें बोला है थर्ड प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने के लिए और दो ही हमें वैल्यूज दे रखे हैं, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, 2.4, ठीक है, और थर्ड प्रोपोर्शन मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन मान लेते हैं एक्स है। अच्छा थर्ड मतलब ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड बोला है, सॉरी मैंने बीच मिडिल वाला दिखा दिया। 2.4 फिर 9.6 और थर्ड प्रोपोर्शन मान लेते हैं एक्स है। तो हमें सिर्फ तीन वैल्यू दे रखा है ए बी सी। तो इससे हम लोग कैसे प्रोपोर्शन बनाते हैं, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनाते हैं, ए बी बी सी। तो उसी तरह से 2.4 बाई 9.6 दैट इज ए बी, और बी सी मतलब बी बाई सी, ठीक है। अब देखो जितना हैबिट हो जाएगा डायरेक्ट डिवाइड करके लिखोगे तो एक स्टेप कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके भी लिख सकते हो अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो 2.4:9.6 इस तरह से। तो x इंटू 2.4 और 9.6 इंटू 9.6, तो x इक्वल टू 9.6 इंटू 9.6 डिवाइडेड बाई 2.4। अब कैलकुलेटर लो, 9.6 इंटू 9.6 जितना आया डिवाइडेड बाई 2.4, यानी 38.4 हो जाएगा, ठीक है, 38.4 हो जाएगा। देखते हैं ठीक हुआ कि नहीं। ए बी सी, ए बी बी सी, हाँ 38.4, ठीक है, ये रहा 38.4 आंसर होगा। अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.25 एंड 1.8। अब बोला है मीन प्रोपोर्शन, मीन मतलब मिडिल वाला, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन मतलब मिडिल वाला। तो अगर हम लोग का प्रोपोर्शन ऐसा होता है ए बी सी डी, सपोज अगर ऐसा होता है तो मीन प्रोपोर्शन होगा बी सी इक्वल टू ए इंटू डी। लेकिन हमें बोला है ये दो दे रखा है, हमें चार अलग अलग नहीं है, हमें दो अलग वैल्यूज दे रखे हैं और एक वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं, मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास एक्चुअली क्या अवेलेबल है, हमारे पास ए अवेलेबल है, मिडिल वाला नहीं है, और सी अवेलेबल है। तो हमारे पास ए बी सी वाला डेटा दिया हुआ है, तो ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, मीन प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, ये देखो ये सब फॉर्मूला यूज करके कर लिया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर ये रहा मीन प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब तुम लोग कैसे समझोगे कि हमें क्या दे रखा है, हमें एक अलग दो वैल्यूज दे रखा है, हमें बोला है इन दोनों के बीच का प्रोपोर्शन निकालने के लिए। अगर ये ए है और ये अगर हम लोग मान लेते मिडिल वाला बी है तो ये सी है, तो ए बाई बी बी बाई सी, तो हमें बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी करना चाहिए। तो ए का मतलब है 1.25 और सी का मतलब है 1.8। तो 1.25 इंटू 1.8 तो ये हो जाता है 2.25, ठीक है। हमें बोला है बी निकालने के लिए, बी स्क्वायर नहीं, हमें बोला है मीन प्रोपोर्शन, मतलब इसका रूट करना है, रूट करने से 1.5 आएगा। ये देखो 1.5 रूट करने से 1.5 आ जाएगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज बता रखा है प्रोपोर्शन का। क्या बोला है देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हम लोग को पता है, ठीक है। जैसे a इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी, अगर a इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी होता है देन ए डी इक्वल टू बी सी होगा। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, इसे बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर मल्टीप्लीकेशन रूल्स, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है देखो, यहाँ पर बोला है इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो क्या होता है, अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, इसका इनवर्टेंडो मतलब कैसे समझेंगे, इनवर्स से ये वाला लैंग्वेज आ रखा है इनवर्टेंडो। तो ए बी का इनवर्स क्या होगा, बी बाई ए, सी डी का इनवर्स क्या होगा, डी बाई सी, और इसको रेशियो फॉर्मेट में लिखोगे तो बी इज टू ए इक्वल टू यहाँ पर डी इज टू सी हो जाएगा। देखो वही बोल रखा है, बी इज टू ए इक्वल टू डी इज टू सी, दैट इज कॉल्ड इनवर्टेंडो। कैसे याद रखोगे, इनवर्टेंडो कम फ्रॉम इनवर्स, ठीक है। तो इनवर्स का मतलब ए बी का इनवर्स बी ए, सी बाई डी का इनवर्स डी बाई सी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इन्वर्टेंडो। अब हम लोग देखते हैं ऑल्टरेंडो। ऑल्टरेंडो में क्या होता है, ऑल्टर करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब स्पेस चेंज हो जाएगा। a इज टू बी इक्वल टू अगर c इज टू डी है तो ऑल्टर कैसे होगा, a इज टू सी और b इज टू
डी, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म ये ले लेंगे और इसका लास्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म, इससे रेशियो बनाएंगे, इसको बोलेंगे ऑल्टरनेंडो, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये दोनों फर्स्ट टर्म मिला के एक रेशियो और दोनों सेकेंड टर्म मिला के एक रेशियो, ये हो जाता है ऑल्टरनेंडो, ठीक है। ये हो गया ऑल्टरनेंडो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसका प्रूव कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। प्रूव हमें कभी नहीं पूछेगा एमसीक्यूज में, हमें सिर्फ मेन चीज पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस होता है। फिर है कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या हो जाएगा, ए इज टू बी है और सी इज टू डी है, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे ए प्लस बी बाई बी, ठीक है। या फिर ऐसे लिख के दिखाते हैं, देखो समझ में आ जाएगा। ये इसको हम लोग बोल सकते हैं ए बाई बी, इसको हम लोग बोल सकते हैं सी बाई डी। कॉम्पोनेंडो का मतलब होता है यहाँ पर एडिशन। अब क्या ऐड होगा, पहले वाले यहाँ पर ऊपर ऐड होगा, ठीक है। क्या ऐड होगा, जो नीचे टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, जो नीचे टर्म लिखा हुआ है, मतलब a प्लस बी बाई बी और c प्लस डी बाई डी, ये होता है कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो का मतलब एडिशन होगा, यहाँ पर क्या ऐड होगा, नीचे का टर्म ऊपर ऐड हो जाएगा, इस तरह से याद रखो। फिर है डिविडेंडो। डिविडेंडो का मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है। कॉम्पोनेंडो प्लस हो जाएगा, डिविडेंड का मतलब माइनस हो जाएगा। अगेन a इज टू बी और c इज टू डी है, a बाई बी और यहाँ पर हो गया c बाई डी। क्या माइनस करना है, नीचे का टर्म, माइनस बी माइनस डी, जस्ट इसके तरह ही है, ऑपोजिट है। देखो a माइनस बी और ये c माइनस डी इस टू डी, इस टू मतलब ही डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों का मिक्सड अप, ये दोनों का मिक्सड अप देखो 6 नंबर पे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मतलब कॉम्पोनेंडो मतलब प्लस, डिविडेंडो मतलब माइनस, ठीक है। अब ये कैसे होगा, a इज टू बी इक्वल टू c इज टू d है। अब a बाई बी और यहाँ पर c बाई डी, हमें पता है कि हमारा लास्ट टर्म जो है वो एड या लेस होता है, जो नीचे का टर्म रहता है। यहाँ पर इसका चेंजेस कैसे होगा, यहाँ पर ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इस तरह से, ए सॉरी ऊपर प्लस होगा, पहले कॉम्पोनेंडो है तो ऊपर प्लस होगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और नीचे यहाँ पर ये देखो ऐसे समझते हैं, देखो याद रह जाएगा। कॉम्पोनेंडो ऐसा था, ठीक है। और डिविडेंडो कैसा होगा, डिविडेंडो ऐसा था, a माइनस बी बाई बी और c माइनस डी बाई डी, ठीक है। अब ये दोनों को कंबाइन कर देना है, सोचो ये दोनों को हमें कंबाइन करना है, तभी तो आएगा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंबाइन करेंगे तो नीचे का b दोनों जगह से कॉमन है, हट जाएगा, और नीचे का d दो जगह से कॉमन है, हट जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस बी और a माइनस बी। तो पहले कॉम्पोनेंडो सीखा था a प्लस बी, नीचे a माइनस बी, और ये हो गया c प्लस डी और ये नीचे c माइनस डी। तो a प्लस बी, a माइनस बी, c प्लस डी, c माइनस डी, ठीक है। इसको एक्चुएटर के बांग्लाते बोले जोग भाग प्रक्रिया। अगर तुम लोगों ने कभी किया है, हम लोग जब 9 में पढ़ते थे तब ये वाला हम लोग करते थे, इसको बोला जाता है जोग भाग, ठीक है। तो ये मतलब जोग भाग बोला जाता है, जैसे ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो इंग्लिश में बोला जा रहा है, तुम लोगों ने अगर कभी किया है तो नाम सुना होगा। तो ये होता है, इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, एडिशन वाला ऊपर जाएगा, डिवाइड वाला नीचे जाएगा। और अगर सिंगल सिंगल बोलता है, कॉम्पोनेंडो बोलेगा तब ये वाला फॉर्मेट, और डिविडेंडो बोलेगा तो ये वाला फॉर्मेट, दोनों का मिक्सड अप बोलेगा तो ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। ये होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये हमें कुछ प्रूव नहीं पूछेगा, हमें बहुत सारे ऑप्शंस में बस पहचानने हैं कि कौन सा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो है या फिर कौन सा ऑल्टरनेंडो है, इस तरह से हमें समझना पड़ेगा, और कुछ नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया है एडेंडो। एडेंडो का मतलब होता है ऐड, ठीक है। एडेंडो का मतलब होता है ऐड। तो अगर a इज टू बी है, देन c इज टू d है, देन e इज टू f है, तो इसका एडेंडो कैसे होगा, फर्स्ट सारे टर्म का ऐड, मतलब a प्लस सी प्लस ई, नीचे हो जाएगा b प्लस डी प्लस f एंड सो ऑन। अगर मान लो इसके बाद और भी हो गया p इज टू की क्यू, तो यहाँ p ऐड और यहाँ नीचे q ऐड, ये होता है एडेंडो। एडेंडो, ठीक है, नाम से ही ना पता चलेगा, थोड़ा सा नाम समझने से ही पता चल जाएगा। एडेंडो मतलब ऐड, ठीक है। तो ऐड हो जाएगा, लेकिन क्या ऐड होगा, लगातार फर्स्ट टर्म हर एक रेशियो का और डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म हर एक रेशियो का। फिर है सबट्रेंडो। सबट्रेंडो का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, यानी कि माइनस, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। अगर इस तरह से रेशियोज बने हुए हैं ए बी सी डी ई एफ, तो ए माइनस सी माइनस ई, क्योंकि इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म, देन बी माइनस डी माइनस एफ, ठीक है। तो हर एक रेशियोज जो है हम लोग का माइनस हो जाएगा टर्म के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो जाता है सब ट्रेंडो, ठीक है, सब ट्रेंडो हो गया। अच्छा,
नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है देखो, a is to b c is to d का वैल्यू दे दिया है, व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ a d b c एंड a प्लस c b प्लस d, ठीक है ये बोला है। अच्छा देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर हमें दिया है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू 2.5 1.5, हमें बोला है ए डी और बी सी, तो ए डी और बी सी कैसे निकलेगा, a इंटू डी और b इंटू सी, ये अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये AD और BC हो जाएगा, तो AD बाई BC इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 1/1, यानी AD इज टू BC इक्वल टू 1:1 हो जाएगा। इस तरह से सिंपल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर देखो अगर तुम लोग ये वैल्यू को यूज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये देखो इसका और एक तरीका है समझाने का, ये लेकिन फॉलो करना चाहिए, ये सबसे शॉर्टकट है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये 25/10, ये और नीचे 15/10, तो 10 कैंसिल, 25/15 का मतलब 5/3 हो जाएगा। इसका मतलब a बाई बी का वैल्यू भी 5/3 है और c बाई डी का वैल्यू भी 5/3 है, ठीक है। अब अगर दोनों वैल्यू 5/3 करके हो रहा है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, a बाई बी ये भी 5/3 हो गया और c बाई डी भी 5/3 हो गया। दोनों को लिखोगे तो दोनों साइड क्या आएगा, 1/1 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग इससे बोल सकते हैं 1:1 ही होगा इसको मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, 1:1 ही होगा इसको मल्टीप्लाई करने से, या फिर a के वैल्यू में ट्रांसफर वगैरह करके भी कर सकते हो। जैसे ये देखो ये 3a इक्वल टू 5b, यहाँ पर 3c इक्वल टू 5d, ठीक है। इस तरह से a 3a इक्वल टू 5b हो गया। अब a d इक्वल टू बी सी निकालना है ना, तो a d, अब देखो d का वैल्यू पुट कर दो, d का वैल्यू हो जाएगा 3c/5, तो ये काफी मतलब लॉन्ग टेक्निक हो जाएगा, इसका जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर वैल्यू पुट करके कर सकते हो, जैसे 3a के जगह मान लो a ही रखा, ठीक है, और d के जगह क्या रख दिया, d के जगह हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया 3c/5 कर सकते हैं। और यहाँ पर हो गया b और c है, तो यहाँ पर मैंने b को b ही रखा है, b को एक काम करते हैं, b को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं 3a/5 में, ठीक है, ये a हो गया और c को c ही रख दिया। अब ऐसे ही दोनों साइड ac, तो देखो 3ac/5 और इधर भी 3ac/5, तो इक्वली हुआ, ठीक है। तो ये 1:1 आएगा तो 1:1 हो जाएगा, लेकिन हम लोग इतना मेहनत फालतू का क्यों करें, हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ए डी इंटू बी सी करते हैं तो ये 1:1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो पहला आंसर तो हो गया। अब हमें दूसरा जो पूछा है वो देखो क्या पूछा है यहाँ पर a प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस डी कितना होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, ठीक है, इसको हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ए, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखो ए डी इक्वल टू बी सी और ए डी बाई बी सी इक्वल टू 1, तो ए डी इज टू बी सी इक्वल टू 1:1 हो गया, ठीक है। अब ये पहला वाला जो है वो हमें ये बता रहा था कि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू 2.5 इक्वल टू 1.5, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग ऐसे कर ले कि इसका मतलब हम लोग अगर ऐसे कर ले कि a प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस डी, ठीक है, अगर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि a प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस डी, तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं अगर ये सब का वैल्यू, अगर ये वैल्यू अगर 2.5 इज टू 1.5 है, ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखा, ये एडेंडो को मान के लिखा है। अभी हम लोगों ने एक एडेंडो मेथड देखा था ना, एडेंडो मेथड में क्या था, एडेंडो मेथड में ये था, ये देखो हम दिखाते हैं नहीं तो नहीं समझ में आएगा। एडेंडो मेथड में क्या था कि अगर हम लोग कोई भी रेशियोज अगर ऐसा होता है, ये देखो a is to b, c is to d is to f, then each of the ratios addendo is equal to ये, ठीक है, मतलब सब इक्वल होगा। जैसे देखो a बाई बी, इसी को दिखाते हैं फिर से, c बाई डी, e बाई एफ, अगर ऐसा इसका एक कुछ वैल्यू है, कुछ एक वैल्यू है, ठीक है, तो a प्लस सी प्लस ई, मान लो इसका वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल k, यहाँ पर जो प्रूफ में दिया है फॉर एग्जाम्पल k, तो बोल रहा है कि a प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ ये भी k होगा। इस एडेंडो का एक्चुअली प्रूफ करने से यही मतलब निकल के आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हम लोग अगर एडेंडो से सॉल्व करेंगे तो हमारा जल्दी होगा और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a प्लस सी डिवाइडेड बाई इज टू बी प्लस डी दिया हुआ है, तो अगर एक रेशियो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू इसका एक वैल्यू है 2.5 और 1.5, तो हमें
तो बोल रहा है कि a प्लस सी b प्लस डी इक्वल भी उतना ही होगा जितना इंडिविजुअली है, ठीक है, उतना ही होगा। और इसको सॉल्व करने से 5/3 आता है, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा था। मतलब इसका आंसर 5/5:3 हो जाएगा। क्या इसका कोई अलग तरीका नहीं है सॉल्व करने का? हाँ है, बिल्कुल है। ये देखो यहाँ पर a बाई बी इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 5/3, इंडिविजुअली c बाई डी इक्वल टू भी बोलेंगे 5/3, ठीक है। यहाँ पर बोला है a प्लस सी और b प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ पर 3a इक्वल टू हो गया 5b, तो a इक्वल टू 5b/3, तो a के जगह लिखो 5b/3, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया अच्छा b को क्या रखेंगे, b को b रखते हैं d, 3c इक्वल टू 5d, ठीक है। तो c इक्वल टू 5d/3, तो ये हो गया 5d/3। और यहाँ पर जो d है, d को मैंने d रख दिया। अब इसको सॉल्व करने से 5/3 कॉमन ले लो, b प्लस डी, ठीक है। नीचे भी b प्लस डी आ गया, कैंसिल आउट करो, क्या बचा, 5/3 बचा। तो ये लॉन्ग टेक्निक है, लेकिन ये नॉर्मल, ये अगर किसी को एडेंडो डिविडेंडो नहीं आता है तो भी वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। कैसे करना है, हम लोग इस वैल्यू को असाइन कर लेते हैं, या तो ऊपर को देखो, यहाँ पर 4 टर्म है ना, 4 टर्म से तो कैंसिल आउट नहीं होगा, रेशियो होने से हमें सेम काइंड करना पड़ेगा। मतलब अगर ऊपर a प्लस सी है तो नीचे भी a प्लस सी टर्म में लाना पड़ेगा, या फिर ऊपर अगर हम लोग रखना चाहते हैं नीचे b प्लस डी है तो ऊपर भी b प्लस डी, कोई भी एक टर्म में हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। मैंने उस तरीके से किया है, मैंने a को इन टर्म ऑफ b ट्रांसफर कर दिया तो ये ऊपर b हो गया, और c को भी मैंने इन टर्म ऑफ d ट्रांसफर कर दिया तो ऊपर d हो गया। तो b और d हो गया, नीचे b d को मैंने एज इट इज रख दिया। फिर हम लोग जब इसको कॉमन वॉमन लिए तो यहाँ पर आंसर 5/3 आ गया। लेकिन अगर ये एडेंडो याद रख सकते हो तो एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एमसीक्यूज के लिए हमें इस तरह से ही करना चाहिए ताकि एक लाइन में आंसर हो जाए। बाकी अगर आता है, नहीं याद है, अगर इस तरह से ही करना है तो कर सकते हो, क्वेश्चन छोड़ के आने से तो अच्छा है कि किसी भी तरह से करके आओ, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, एग्जाम्पल 2, a/3 b/4 c/7 अगर है तो प्रूव करो कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन हम लोग एडेंडो के तरह सोच सकते हैं कि a/3 b/4 और c/7 ये तीनों इक्वल है। तो अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 प्लस 7, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 14, ठीक है, जैसे यहाँ पर कर रखा है। तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 14 इक्वल टू क्या लिखा है, देखो c/7 लिखा है, ठीक है, c/7, या फिर a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई c इक्वल टू 14/7। मतलब इसको जस्ट चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया है, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी और नीचे ये टोटल करने से ये वैल्यूज निकल के आए। अब हम लोग इसको ऑल्टरनेट वे में लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर हमें बोला है कि प्रूव करो कि ये 2 होता है, तो यहाँ पर तो हमारा 2 नहीं आया, नीचे 14 है, लेकिन नीचे यहाँ क्या चाहिए था, c चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग c के साथ कंपेयर करेंगे, तो c/7 लिख दिया। तो ये नीचे ये देखो a प्लस बी प्लस सी आ गया, और ये 7 से यहाँ पर कैंसिल आउट होकर 2 आ गया, और ये c बच गया। तो a प्लस बी प्लस सी, और ये नीचे 2 है, इधर c है। अब इसको ऑल्टर कर दो, इसको ऑल्टर कर दो, नीचे c हो गया, यहाँ 2 हो गया। बात तो एक ही है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे ये 2c होना चाहिए, 2c तो हो रहा है, ये शॉर्टकट है। इस तरह से कर सकते हो, या फिर और एक तरीका है जिससे तुम लोग कर सकते हो, सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पर a/3 b/4 और c/7 इसको मान लो k यानी कांस्टेंट। तो a/3 इक्वल टू k, तो a इक्वल टू 3k हो जाएगा, b इक्वल टू सेम प्रोसेस से 4k हो जाएगा, c इक्वल टू सेम प्रोसेस से 7k हो जाएगा। तो ऊपर क्या क्या मिला हमें वैल्यू, a का वैल्यू 3k मिल गया, b का वैल्यू 4k मिल गया, c का वैल्यू 7k मिल गया, डिवाइडेड बाय c का वैल्यू अगेन 7k। तो ये हो गया 14k/7k यानी कि 2, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे इससे आसान लगा। ये जो इन्होंने कर रखा है ये ठीक है, ये एक्चुअली वो फिर से वही एडेंडो मेथड पे किया हुआ है, लेकिन अगर के मानोगे तो भी तुम लोग का क्वेश्चन आसानी से होगा। तो के मानने से यहाँ पर 2 हो गया आंसर, और ये हमें वही पूछा था। तो हम लोग ये सब इक्वल है, और ये सब इक्वल का मतलब क्या हो गया, इसका वैल्यू अगर 2 है तो इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, या फिर इसका 3 है तो इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा। तो हम लोग अपने मन से 2 3 4 नहीं मान के मान लेते हैं कि के, ठीक है, के मान लेते हैं। अगर तुम लोग इसको 2 मानोगे तो क्या नहीं होगा, तो भी होगा। a/3 इक्वल टू अगर 2 मानते हो तो a इक्वल टू 6 हो जाएगा, b इक्वल टू 8 हो जाएगा, c इक्वल टू
14 हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम लोग टोटल करके डिवाइडेड बाय करके देखो, यहाँ पर सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू 7 के यानी 14, तो 8 प्लस 6, ये देखो 8 प्लस 6 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 14, तो भी 2 ही आएगा। कुछ भी मान सकते हो, के ही मानना ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन एक ही जैसा होना चाहिए, वैल्यूज जो है वो सिमिलर होगा, अलग नहीं होगा, क्योंकि सब इक्वल इक्वल है, ठीक है, इस वजह से। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पर ये वाला लास्ट है, ये बता देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है एक्सरसाइज देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है डीलर मिक्सेस टी कॉस्टिंग 6.92 पर केजी विथ टी कॉस्टिंग 7.7 पर केजी। बोल रहा है एक डीलर है, दो तरह का टी जो है वो मिक्स्ड कर रहा है, तो एक तरह का टी का प्राइस है 6.92 पर किलो और दूसरा है 7.7 पर किलो। फिर बेच देता है वो मिक्सड अप किया हुआ चाय को 8.80 पर किलो के हिसाब से, और प्रॉफिट कमाता है 7.5%, मतलब 17% 17 ऑन हिज सेल प्राइस। सेल प्राइस पे ये प्रॉफिट किस पे अर्न होता है, सेल प्राइस पे। इन व्हाट प्रोपोर्शन डज ही मिक्स देम, कौन से प्रोपोर्शन में चाय को मिलाता है, यहाँ लेकिन प्रोपोर्शन नहीं दे रखा है, बोल रहा है कि कितने कितने प्राइस का चाय वो मिक्सड अप करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मान लेते हैं यहाँ पर क्या किया है, सेलिंग प्राइस 100, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा और कॉस्ट कितना होगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब जो मिक्सड अप कर दिया उसका कॉस्ट कितना होता है। अब देखो, सेलिंग प्राइस अगर 100 है और प्रॉफिट अगर 17.5% है यानी 7.5% है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक्चुअली सेल से प्रॉफिट लेस करने से ही हमें कॉस्ट मिलता है, तो प्रॉफिट कितना है 100 इंटू 17.5% यानी 17.5 रुपीज का प्रॉफिट है। तो कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 82.5। देखो यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट किया, ये कॉस्ट निकल के आ गया कि 82.5 कॉस्ट है, मतलब जो चाय वो बेचते हैं, ठीक है, उसका कॉस्ट है 82.5, ठीक है। हमें बोला है कोई कौन से प्रोपोर्शन में वो अपना मिक्सचर जो है वो बनाते हैं, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस आ गया हम लोगों का, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस अगर 82.5 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकाला है, सेलिंग प्राइस इज 8.80, कॉस्ट प्राइस ये क्वेश्चन में गिवन था, देखो सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन था कितना था, 8.80 पर केजी। इसका मतलब अगर हम लोग कंपेयर करना चाहे तो ये 100 का कंपैरिजन हम लोग 8.8 से कर सकते हैं, तो हम लोग का कॉस्ट कितना होगा, अगर 100 सेलिंग प्राइस होने से कॉस्ट 82.5 होता है, तो 1 के लिए 82.5 बाई 100, तो 8.8 जो सेलिंग प्राइस है उसके हिसाब से कॉस्ट कितना होता होगा, उसके हिसाब से। ये तो स्टैंडर्ड है, लेकिन हमें एक्चुअली भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, 82.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 8.8, तो ये हो जाता है 7.26। तो एक्चुअली 8.8 रुपीज पर किलो करके जो चाय बिक रहा है उसका कॉस्ट है 7.26, ठीक है, 7.26 ये हमें बताया है, ठीक है। अब हमें क्या बोला था यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर बोला था कि इन व्हाट प्रोपोर्शन डज ही मिक्स देम, कौन से प्रोपोर्शन में वो इसे मिक्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस तो निकल के आ गया 7.26, फिर बोल रहा है कि प्रॉफिट, यहाँ पर देखो एक कंपैरिजन क्या है, क्या कंपैरिजन क्या है, हम लोग को ये पता है कि दो जो अलग अलग तरीके का चाय मिक्स्ड अप होता है उसका कॉस्ट पता है, एक एक का कॉस्ट है 6.92 और दूसरे का है 7.77। ये कंटेनर है जहां पर 6.92 वाला 1 किलो चाय अगर डालते हैं तो इसमें और 1 किलो चाय डाल देते हैं 7.77 वाला, ठीक है, और इसको मिक्सड अप करके जब बेचते हैं तो उस पे हमारा कॉस्ट बनता है 7.26, ठीक है। तो फर्स्ट वाला मिक्सचर का कॉस्ट है 6 पॉइंट, ये देखो फर्स्ट वाला 6.92 और सेकेंड वाला 7.77, ठीक है, और हम लोगों का कॉस्ट बनता है 7.26, तो जो डिफरेंसेस है वो क्या बना है, डिफरेंसेस कुछ इस तरह से बना है कि 7.77 वाला जो चाय है उसका कॉस्ट अगर हम लोग 7.26 मान रहे हैं तो उस पे हमारा इतने का लॉस हो रहा है, ठीक है। और दूसरे वाले में देखो हमारा कितने का डिफरेंस हो रहा है 7.26, ये तो हमारा कॉस्ट निकल के आया मिक्स्ड अप किया हुआ चाय का, इंडिविजुअली एक 6.92 वाला भी है तो इसमें 34 पैसा आ रहा है, ठीक है। तो वी हैव टू मिक्स द
टू काइंड इन सच ए रेशियो, हमें ऐसे इसको मिक्सड अप करना चाहिए दैट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द फर्स्ट केस मस्ट बी बैलेंस विद द अमाउंट ऑफ लॉस इन द सेकंड केस। शायद तुम लोग को नहीं समझ में आया प्रॉफिट लॉस का बात। पहले देखो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पर हमें क्या बता रखा था, हमें यहाँ पर ये बता रखा है कि हमारे पास दो तरह का चाय है। क्या है, एक है हमारे पास 6.92 रुपीज वाला चाय हम लोग डालते हैं कंटेनर में, और इसी कंटेनर में हम लोग 7.26 रुपीज वाला चाय डालते हैं। तो एक एक किलो तो 2 किलो हो गया, लेकिन हम लोग जब बेचते हैं तो पर किलो कितना करके बेचते हैं, हम लोग पर किलो 8.8 करके बेचते हैं, ये सेल प्राइस है। लेकिन ये दोनों क्या था, कॉस्ट प्राइस, मतलब हम लोग इतने में खरीद के लेके आते हैं, तो जितने में बेचते हैं उसका कॉस्ट कितना है वो पहले मैंने निकाला। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सेल से अगर प्रॉफिट हटा देते हैं तो हमें मिल जाता है कॉस्ट। हमें प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन था जो कि इतना था। अब परसेंटेज मतलब एनीथिंग आउट ऑफ 100, तो प्रॉफिट आउट ऑफ 100 एंड प्रॉफिट ऑन सेल बता रखा था। तो सेल अगर 100 है तो प्रॉफिट 17.5 और उस हिसाब से कॉस्ट आता है 82.5। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड, ये तो एक बेस निकाला। अब हम लोगों ने यूनिटरी मेथड किया। अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपए है तो कॉस्ट 82.5, तो अगर सेलिंग प्राइस 8.8 है तो कॉस्ट आ जाएगा 7.26। आई होप कि अब समझ में आएगा तुम लोग को, ये 7.26 हो गया। अब हमें बोला है किस तरह से हमें मिक्सड अप करना चाहिए। अब देखो हम लोग जो चाय बेच रहे हैं उसका हमारा कॉस्ट यानी लागत पड़ जाता है 7.26, जबकि हम लोगों ने इसमें दो तरह का चाय मिला रखा है। एक चाय जो है वो हम लोग का है 7 पॉइंट यहाँ पर 77 होगा, सॉरी, एक है हम लोग का 7.77 से खरीदा हुआ और दूसरा है हमारा 6.92 से खरीदा हुआ। तो अगर हम लोग जो चाय मिक्सड अप करके बेच रहे हैं उसका कॉस्ट अगर 7.26 है और उसमें अगर हम लोगों ने 6.92 वाला चाय मिक्सड अप किया है, तो ये हम लोगों का क्या हो रहा है, ये हम लोगों का लॉस हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग का कितना हो जाएगा, देखो कितना 34 पैसा हो रहा है। अच्छा, और यहाँ पर देखो 7.77 वाला जो कॉस्ट आ रहा है, जिसको हम लोग 7.26 कॉस्ट मान रहे हैं, इस पे हमारा ये सॉरी ये वाला, हाँ ये वाला हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि देखो जब हम लोग सेकेंड डिफरेंस और फर्स्ट डिफरेंस चेक करके देखो, फर्स्ट डिफरेंस कितना है, ये वाला 6.92 और ये 7.26, ये देखो 6.92 7.26 ये हम लोग मान रहे हैं, तो ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकेंड डिफरेंस हम लोग का हो रहा है यहाँ पर 7.77 माइनस 7.26। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वी हैव टू मिक्स द टू काइंड इन सच ए रेशियो दैट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द फर्स्ट केस। ठीक है, फर्स्ट केस मतलब ये वाला इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है ये प्रॉफिट है, क्योंकि हम लोग कॉस्ट मान रहे हैं 7.26 जबकि हमारा कॉस्ट आ रहा है कितना 6.92। ठीक है, ये वाला, ये डिफरेंस फर्स्ट सेकंड करके उल्टा लिखा है, लेकिन ये फर्स्ट वाले केस में क्योंकि हमें क्वेश्चन में फर्स्ट ये वाला दे रखा था, तो फर्स्ट वाले केस में हमारा प्रॉफिट हो रहा है। जो चाहे हमारा 6.92 का है उसका हम लोग लागत मान रहे हैं 7 पॉइंट हमारा 26 करके। ठीक है, तो हमें एक में प्रॉफिट हो रहा है और एक वाले केस में लॉस हो रहा है, तो हमें इस तरह से मिक्सड अप करना पड़ेगा ताकि हम लोग प्रॉफिट के साथ लॉस को क्या कर सके, सब्स्टिट्यूट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला है, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द फर्स्ट केस मस्ट बी बैलेंस विद द अमाउंट ऑफ लॉस इन द सेकेंड केस। सेकेंड केस के लॉस के साथ वो हम लोग एडजस्ट कर पाए। ठीक है, सेकेंड केस में लॉस के साथ हम लोग फर्स्ट केस वाला प्रॉफिट को एडजस्ट कर पाए, क्योंकि हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, ये प्रॉफिट हो गया और ये हो गया हम लोग का लॉस। क्यों हो रहा है फिर से बता रहे हैं, देखो 7.26 हम लोग अपना लागत मान रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हो रहा है 7.77 और यहाँ पर हो रहा है हम लोग का 6.92, लागत एक्चुअली इतना हो रहा है। तो एक में हम लोग का प्रॉफिट है, एक में हम लोग का लॉस है, तो हमें इस तरह से मिक्सड अप करना पड़ेगा ताकि हम लोग पर किलो सेलिंग में जो लॉस है उसको प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर पाए। तो हम लोग का ये देखो रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा सेकेंड डिफरेंस मतलब ये वाला प्रॉफिट वाला पोर्शन इज टू लॉस वाला पोर्शन। ठीक है, 3:2, 51:34 करने से जितना आएगा 3:2 में हमें इस रेशियो में इसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब इस रेशियो में हम लोग मिक्सड अप अगर करेंगे तो हमारा जो लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट से रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग का कॉस्ट कितना है, एक्चुअली मिक्सड अप चाय का कॉस्ट कितना हो रहा है। और उस चाय को मिक्सड अप करने के लिए हम लोगों ने दो तरह का चाय लिया था जिसका मार्केट में कॉस्ट इतना इतना था, एक एक किलो का, और हम लोगों ने मिक्सड अप किया है जो, और उसका कॉस्ट बना है 7.26, तो ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है।
और यहाँ पर हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट और लॉस को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें इस तरह से मिक्सअप करना पड़ेगा ताकि हम लोग अपना जो भी लॉस हो रहा है पर किलो में 34 पैसा, उसको हम लोग क्या कर पाए, हम लोग अपने प्रॉफिट के साथ उसे एडजस्ट कर पाए। तो बेसिकली हम लोग इस तरह से मिक्सअप करेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो लेकिन लॉस भी रिकवर हो जाए, क्योंकि लॉस को राइट ऑफ करेंगे तो प्रॉफिट तो कम होगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्सरसाइज 1B दिया हुआ है, ये तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो पीडीएफ तो है ही तुम लोगों के पास, तो इससे तुम लोग चाहो तो करके देख सकते हो। हम लोग नेक्स्ट दिन ये एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।